लिखिए। इससे पहले हम लोग इस टॉपिक को समझें, आप लोगों को क्या ध्यान रखना होगा, एजुकेशन सिस्टम, है ना। हम लोग जो बात करने वाले हैं आज शिक्षा व्यवस्था के बारे में, कि हमारे यहाँ पे बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए क्या व्यवस्थाएं गवर्नमेंट की तरफ से होती है, या एक पॉलिसी कैसे बनती है, और उसका इतिहास क्या क्या रहा है। अभी जो आप लोग शिक्षा व्यवस्था में इतने सारे नए नए बदलाव देख रहे हो, वो सभी नए बदलाव अभी 4-5 सालों में बहुत तेजी से हुआ है, और उसका श्रेय किसको जा रहा है? अभी नई शिक्षा नीति को। शिक्षा नीति का मतलब है कि बच्चों को शुरू से ही, जब से एजुकेशन सिस्टम चालू हुआ है, हमने अलग अलग प्रकार के शिक्षण व्यवस्थाएं संस्थानों में देखी है, और उन्हीं शिक्षण व्यवस्थाओं को समय समय में बदला गया है। भारत जब आज़ाद हुआ था, तो आज़ादी के समय पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था अलग होती थी। उससे पहले बात करें, आज़ादी के पहले के अंग्रेजों के ज़माने में, कि उस समय पढ़ाई लिखाई कैसे होती थी, इंग्लिश या ब्रिटिश नीति के हिसाब से शिक्षा व्यवस्था थी। उससे पहले फिर जाएं तो मुगलों के हिसाब से शिक्षा व्यवस्था थी। उससे पहले फिर जाएं तो ऋषि मुनि या वैदिक व्यवस्था हमारे यहाँ पे प्रचलन था। या हम वैसे बोलें कि हम अपने पुराने इतिहास से हम वापस आए, तो जब हमारा जो भारत का इतिहास जहाँ से शुरू होता है वैदिक सभ्यता से, तो उस समय पढ़ाई लिखाई के नाम पे वेदों पुराणों को क्या किया जाता था? लोगों को पढ़ाया लिखाया जाता था, गुरु शिष्य परंपरा से चलता था। उस समय बालिकाओं को पढ़ाना या महिला शिक्षा पर कितना ज्यादा फोकस किया जाता था, वो समय समय की बात थी। धीरे से वैदिक सभ्यता खत्म हुई और मुगल काल आया। उस समय फिर पढ़ाई लिखाई का जरिया क्या हो गया, किस प्रकार से हो गया? उस समय उर्दू भाषा का प्रयोग किया गया। ऐसी शिक्षा व्यवस्था आ गई कि हम बोल सकते हैं फारसी व्यवस्था में कि शिक्षा नीति ही क्या होगी, बदलने लग गई। शिक्षा नीति में बदलाव हुआ। कौन शिक्षा ग्रहण करेगा? तो जो शासक थे, अर्थात मुगल राजा थे, उनके पुत्र या उनके संतान पढ़ाई लिखाई में भाग ले सकते थे। फिर एक समय बीता, तो जहाँ अंग्रेजों का शासन था, तो जो संपन्न वर्ग थे वही जो एफर्ट कर पाते थे। कुछ शिक्षा लेने के बाद सभी ब्रिटेन जाते थे उच्च शिक्षा के लिए, वकालत के लिए बाहर पढ़ने जाते थे। धीरे धीरे शिक्षा व्यवस्था सुधरती गई, और हमने 1947 में आज़ादी प्राप्त की। और आज़ादी के बाद हमने सभी लोगों के लिए एक शब्द आता है, सार्वभौमिक शिक्षा। हर व्यक्ति को शिक्षा पाने का क्या होगा, अधिकार होगा। और शिक्षा पाने के लिए हमारे यहाँ किस उम्र के बच्चों को क्या क्या पढ़ाया लिखाया जा सकता है, क्या हमारी नीति होनी चाहिए, शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, इसके लिए 1968 में पहली बार हमारे भारत सरकार में एक पॉलिसी बनी। उसको हम लोग कहते हैं पहली शिक्षा नीति। पहली शिक्षा नीति बनी, इसमें बहुत सारे प्रावधान थे। बहुत सारे प्रावधान में एक व्यवस्था की गई पहली शिक्षा नीति में। और क्या व्यवस्था है, आप लोग थोड़ा सा जानते भी होंगे। उस समय तक ओल्ड मैट्रिक का कॉन्सेप्ट लाया गया। क्या लाया गया? ओल्ड मैट्रिक। पहली शिक्षा नीति में जो कॉन्सेप्ट था वो ओल्ड मैट्रिक का था। ये ओल्ड मैट्रिक क्या होता था? 1968 के समय तक जो शिक्षा पॉलिसी या नीति बनाई गई थी, उसमें क्लास 1 कक्षा पहली से कहां तक, हम बात कर सकते हैं 8वीं तक की शिक्षा अलग व्यवस्था होती थी। उसके बाद उस समय तक 11वीं कक्षा को बोर्ड परीक्षा माना जाता था। अभी 12वीं बोर्ड है, उससे पहले 11वीं बोर्ड, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, ओल्ड मैट्रिक। इसी के हिसाब से लोगों को नौकरी मिलता था, और सभी का आधार क्या था, यही था। ये धीरे धीरे बदलता गया, और एक समय आया 1986 में, 1986 में फिर से हमारे यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था में पॉलिसी में बदलाव आया। और बदलाव आने के बाद हमने देखा एक कॉन्सेप्ट आया 10+2+3। ठीक, अब ये क्या होगा, शिक्षा नीति में ये बदलाव आया कि पहले 11वीं होता था बोर्ड, उसके बाद 1986 में 10+2+3, अर्थात ये कहा गया कि बोर्ड के नाम पर 10वीं बोर्ड होगा। 10वीं पढ़ने के बाद हर व्यक्ति 2 साल के लिए क्या करेगा, 11वीं 12वीं के लिए एक विषय आधारित शिक्षा ग्रहण करेगा, जिसको आप लोगों ने ग्रहण किया। फिर उसके बाद 3 साल स्नातक डिग्री करेगा, जिसको हम लोग कॉलेज कहते हैं। तो आप लोगों के अंक सूची में जो 12वीं का अंक सूची होगा,
तो हायर सेकेंडरी परीक्षा 10+2 ये वही है। ये लाया कब गया है? जो हमारे यहाँ 1986 का एजुकेशन पॉलिसी आया उस पर। अब इसी पद्धति से लगातार पढ़ाई होता रहा और 34 साल तक ये चीज चलता रहा। 34 साल के बाद ये महसूस हुआ कि यहाँ पर जो पद्धतियां हैं, पुस्तकों का जो स्वरूप है, ये किसी भी स्थिति में प्रासंगिक अब नहीं रहा। प्रासंगिकता समझते हैं किसको कहा जाता है? प्रासंगिकता मतलब जिस समय में जिसका चलन चल रहा हो वो प्रासंगिक है ना। अब वो चलन खत्म हो गया तो हो सकता है उस समय वो प्रासंगिक था और अब वो हमारे काम का नहीं है। तो अब का जो स्थिति है, जो बदलाव हुआ, उसको कहा गया अब नई शिक्षा नीति आएगी, जो किसके रिप्लेसमेंट में होगा? 1986 का जो हमारे पास नई शिक्षा नीति है। इसके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस पहले बनते थे। 1986 का जो ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन है वो पूछा जाता था। उसके बाद जो नवोदय विद्यालय योजना जो है स्कीम, वो किस योजना के तहत लाया गया था? 1986 में ही नई शिक्षा नीति के तहत लाया गया कि गांव में रहने वाले बच्चे जो गांव के क्षेत्र में पढ़ाई लिखाई करते हैं, उन बच्चों को एक ऐसे संस्थान में पढ़ाया जाए ला करके और प्रतिभाशाली बच्चों को अवसर दिया जाए। ये 1986 का जो शिक्षा नीति था, दूसरी शिक्षा नीति, उसमें शामिल किया गया। तो अब हम बात करेंगे 34 साल बाद आखिर क्या चीजें की आवश्यकता पड़ती है 34 वर्षों के बाद। तो हमारे यहाँ पर एक व्यक्ति थे के कस्तूरी रंगन। के कस्तूरी रंगन इसरो के चेयरमैन थे, प्रमुख थे पहले। इनको बनाया गया था कि नई शिक्षा नीति के लिए ड्रॉप तैयार करने का, ड्रॉप समिति के मेन अध्यक्ष, है ना। अब उन्होंने क्या किया कि ये जो तैयार हुआ है नई शिक्षा नीति, लगातार कुछ सालों से, साल भर से, 1.5 साल से पालकों से कांटेक्ट किया गया, टीचर्स से कांटेक्ट किया गया, उनसे सुझाव मंगाए गए, पेरेंट्स के साथ टीचरों से सुझाव मंगाए गए, उसके बाद शिक्षाविद जो होते हैं उनसे सुझाव मंगाया गया कि क्या अब आने वाले समय में बच्चों का जो पढ़ाई लिखाई है उसमें बदलाव लाना चाहिए। तो उनके सुझावों को ध्यान में रखते हुए हमने ये देखा आगे आने वाले समय में 10+2 का कॉन्सेप्ट है, उसमें संशोधन की आवश्यकता है, बदलाव की आवश्यकता है। तो इसके लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया गया और उसको नाम दिया गया फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अब क्या क्या बदलाव होगा, आखिर लागू कब तक किया गया है, क्या क्या इसके विजन है, चरणबद्ध ढंग से इसको फिर सेट किया गया है। चरणबद्ध मतलब हमने 2020 का कॉन्सेप्ट लिया था, लेकिन लगातार कोरोना काल आने की वजह से इसको 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे बढ़ा करके शुरू किया गया है। अभी 2 लेवल पे, एक तो उच्च शिक्षा पे, उच्च शिक्षा में एक एक ईयर का, फर्स्ट ईयर, फिर सेकेंड ईयर, फिर फाइनल, एक एक करके इसमें क्या किया जा रहा है, लागू किया जा रहा है एनईपी को। वैसे ही स्कूली शिक्षा में जो सेंट्रल स्कूल है जैसे केवी नवोदय और जितने भी प्राइवेट सेक्टर जो इससे सीबीएसई से कनेक्ट होंगे, वो क्लास 1 से लेकर के धीरे धीरे चरणबद्ध ढंग से इसमें भी लागू किया जा रहा है। स्टेट स्कूल को भी कहा गया है कि आप अपने स्तर पर, क्योंकि एजुकेशन में बार बार बोलता हूँ समवर्ती सूची का विषय है, राज्य सरकार चाहे तो अपने हिसाब से नीतियों को बदल करके राज्य की परिस्थिति के हिसाब से उसको लागू कर सकती है। तो हमारे यहाँ पर धीरे धीरे इनको लागू करने का प्रयास किया जा रहा है और इसका जो क्राइटेरिया है जिसको हम लोग बोलते हैं एज 3 to 8, 3 साल से उम्र से लेकर 8 साल तक, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं नर्सरी से क्लास 3, नर्सरी से क्लास 3 की क्लास 2, 5 साल, नर्सरी KG1 KG2 क्लास 1 क्लास 2, 5 सालों का एक सेटअप यहाँ पर बनकर तैयार है। अब इसको हम लोग, अब क्या क्या इसमें शामिल है, प्रावधान किया गया है, ये आप लोगों को सीधे तौर पर याद करना बहुत जरूरी है। तो इसको देखें क्या इसमें प्रमुख बातें शामिल हैं। तो पहला चीज तो ये देखिए इतिहास है। सबसे पहले हम लोग बात करें भारत की आज़ादी को लेकर के। भारत जब आज़ाद हुआ तो एजुकेशन सिस्टम को बेहतर ढंग से चलाने के लिए, सिस्टमेटिक चलाने के लिए, बेहतर ढंग से का मतलब है, उसमें हमने काम किया। और ये जो व्यक्ति का नाम है डॉक्टर, ये कौन से राधाकृष्णन है? क्या ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन है क्या? अच्छे से बताइए, ये नाम आता है डॉक्टर राधाकृष्णन, तो कौन से राधाकृष्णन है?
1952 में राधाकृष्णन किस पद पर थे? हमारे देश के उपराष्ट्रपति। और ये उपराष्ट्रपति तो बाद में थे, इससे पहले बहुत बड़े शिक्षाविद थे, है ना, बहुत बड़े शिक्षाविद, मतलब लेखक, कवि, शिक्षाविद, बहुत अच्छे स्तर पे इनका शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है। तो इन्होंने एक सिस्टमेटिक ढंग से, ये पूछता है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के साथ साथ इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है। इन्हीं की सिफारिश पर एक संगठन है जो नियामक संस्था के रूप में सभी यूनिवर्सिटी में काम करता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी। ठीक है, फिर धीरे से हमने क्या किया, अपना शिक्षा नीति लागू किया। पहली शिक्षा नीति एक व्यवस्थित ढंग से कब आई है? 1968 में। दूसरी शिक्षा नीति कब आई है? 1986 में, जिसको अमेंडमेंट किया गया है बीच में 1992 में। कभी कभी लिखा रहेगा दूसरी शिक्षा नीति 1986, ये था संशोधित 1992। ठीक है, अब नई शिक्षा नीति की बात है तो हमारे यहाँ पे नई शिक्षा नीति 2020 भारत में कब घोषित किया गया है? अब ये पहले करंट के विषय थे, अब धीरे से ये जो बातें हैं इसको अब अलग तरीके से एनईपी में पूछा जा सकता है। ये आपके भी सीटेट के एग्जाम में तो सीधे सीधे तौर पे प्रश्न बन सकते हैं। 29 जुलाई को हमने क्या किया है, हमारी नई शिक्षा नीति को एक सार्वभौमिक ढंग से घोषित किया कि 29 जुलाई 2020 को अब शिक्षा नीति लागू हो गई है। ठीक है, अब जब हो गई है तो इसका सबसे बड़ा श्रेय किसको जाता है? फिर सबसे बड़ा श्रेय जाता है जो इसरो के वैज्ञानिक है, वही हमारे यहाँ पर इनका क्या है, अध्यक्षता के रूप में एनईपी का प्रादुर्भाव हुआ है, के कस्तूरी रंगन। कभी कभी रंजन लिखा है तो रंजन नहीं, क्या है, कस्तूरी रंगन। ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे, इनकी अध्यक्षता में ये चीजें हुई थी। कुछ महत्वपूर्ण बातें उस समय की गई थी और ये अभी तक का लगातार, फिर अभी मैंने बताया ना कि उस दिन भी जो यूजीसी का नेट का एग्जाम था, ये सीधे सीधे तौर पे ये डायरेक्ट प्रश्न आया हुआ था। क्या कि सीधा एक था, मिलाना था, बहुत सारे कमेटी का नाम था और कमेटी की सिफारिश थी, उसमें से हमारे यहाँ पर जीडीपी का 6% होना चाहिए, है ना। ये अभी की बात नहीं है, बहुत पहले से ये मांग चली जा रही थी। इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ पे देश में क्या होता है, आप लोग रिवेन्यू समझते हैं, राजस्व, राजस्व समझते हैं, जीडीपी का समझ आता है क्या? जीडीपी किसको कहते हैं? जीडीपी, जीडीपी लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 6%। इसका क्या मतलब होता है, हमारे देश में सभी लोग टैक्स पटाते हैं, या देश का जितना पैसा होगा, है ना, देश को जितना पैसा मिलता है, देश के जितना पैसे का आकार है, उस आकार का एक तरीका है कि हमारे यहाँ पर जितने पैसे हैं, कितना पैसा आता है और कितना पैसा किसमें खर्चा करना है। घर का जो आय व्यय होता है वैसा ही देश का आय व्यय होता है। कोई व्यक्ति महीने में एक एग्जैक्ट राशि कमाता होगा, है ना, उसको पता है कि उसकी कमाई 30,000 रुपए है, 25,000 रुपए है, तो खर्चे कितने होंगे ये भी तय है उनका, किसी दिन कम किसी दिन जाता। तो इनका कहना था कि हमारे यहाँ पर हर क्षेत्र में सरकार खर्चा करती है, और आप लोगों को पता होगा हमारे देश सबसे ज्यादा किस पर पैसा खर्चा करती है? किस पर? डिफेंस, रक्षा में। और रक्षा में आते हैं सैनिक और उससे रिलेटेड वेपन्स, हथियार, सबसे ज्यादा खर्चा किया जाता है। अगर उस पर खर्चा नहीं करोगे तो आपका देश क्या हो सकता है? इतने लोग तैयार हैं एक दूसरे पर कब्जा करने के लिए, तो उस पर खर्चा करोगे तो आप सीमा को क्या कर सकते हो, सुरक्षित रख सकते हो। और कुछ परसेंट ब्याज पर खर्चा करता है, कुछ परसेंट उधारी पे। तो ऐसे क्षेत्र हैं, सोशल वर्क में करता है, इकोनॉमिकल क्षेत्र में करता है। ऐसे ऐसे आ करके हमारा जो देश है, हमारे देश को एजुकेशन सिस्टम में कितना परसेंट खर्चा करता है? 2%। ठीक, तो नई शिक्षा नीति ने कहा कि भाई कम से कम आप कितना परसेंट खर्चा करने का एक दायरा रखिए,
6% खर्चा करोगे तो हमारी राज्य की या देश की जो है स्थिति जो है सुधर सकती है। आपको 2 से 6 तक जाना है बस। और ये डिमांड बहुत पहले से कोठारी आयोग से लेकर बहुत सारे आयोगों ने सिफारिश की है। उसी का आंकड़ा था कि आज अगर देश पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया जाए एजुकेशन पर, राज्य सरकार कितना इन्वेस्टमेंट करती है आप देखिए एजुकेशन पर। सरकार इन्वेस्टमेंट का तरीका समझिए कि आप शिक्षा पर खर्चा का आंकड़ा समझिए। अगर उनको टीचर्स चाहिए तो टीचर्स चाहिए तो उनके लिए क्या जरूरी है, एजुकेशन सिस्टम को अच्छा रखना है, मतलब 2% पैसा खर्चा करना है उनको। तो वो शिक्षकों को देने के लिए उनके पास राशि 2% में एफर्ट नहीं कर पाएगा। तो दूसरा ऑप्शन ये होता है या तो भर्ती ही ना करो या तो ऐसी भर्ती करो जो कम रेट में लोग काम करने के लिए तैयार हो। बच्ची की पढ़ाई भी होती रहेगी, आपकी कम रेट में भी टीचर काम करने के लिए भी तत्पर होंगे। ये पॉलिसी होती है, इस कारण से टेंडर बेस्ड अर्थात संविदा शिक्षक या अतिथि शिक्षक से काम चलता है। बच्चों को शिक्षा मिल रहा है, कुछ लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो काम चल रहा है, तो हम क्यों पैसे को खर्चा करें। तो ये पॉलिसी को छोड़ करके ये विजन था कि हमारे यहाँ पर जीडीपी का कितना परसेंट का निवेश का लक्ष्य, 6% भी खर्चा कर दो ना तो अच्छे से स्कूल मिलेंगे, अच्छे एजुकेशन मिलेगा, वेल ट्रेन टीचर्स मिलेंगे, संसाधन मिलेंगे, सुविधाएं मिलेंगी, जिससे बच्चे आकर्षित होंगे। ये केवल गवर्नमेंट स्कूल की बात नहीं है, हर क्षेत्र में आप सुविधाओं को देने की बात है। विशेषकर ये शासकीय शालाओं को सेंट्रल स्कूल और स्टेट स्कूल के लिए खासकर किया गया है। लेकिन नियामक संस्था जो है वो पूरा जो पॉलिसी बनेगी सभी के लिए बनेगी, है ना। बोर्ड परीक्षा केवल प्राइवेट और गवर्नमेंट के लिए नहीं होती है, वो सभी के लिए लागू होगा। दूसरा एक कॉन्सेप्ट दिया गया था कि हमारे यहाँ पर जो मॉनिटरिंग करती है, एजुकेशन सिस्टम को चलाता है, वो होता है हमारे देश में अभी तक चल रहा था जिसका नाम है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इसका भी नाम आप लोग सुने होंगे। ये अभी बात किया जा रहा है सेंट्रल लेवल की स्कूल और सेंट्रल के हिसाब से नियामक के लिए। MHRD इसका नाम भी सुने होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ, एस से क्या होगा ह्यूमन, फिर आर से रिसोर्सेस और डी से डेवलपमेंट। MHRD के नाम पर आप लोगों ने पहले लोगों के घर में दूरदर्शन होता था, डीडी डायरेक्ट जो होता था, उसमें एक प्रोग्राम चलता था MHRD के नाम से शिक्षा चैनल। MHRD 1 MHRD 2 लिखा होता था। ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय हर कक्षा का हर टॉपिक के लिए वो चैनल चलाता था, आज भी चलता है ना। और लोग तो देखते भी नहीं होंगे इसको। एजुकेशन सिस्टम में खर्चे की बात करें तो कौन सा देश अपने पैसे का कितना पैसा शिक्षा में खर्च कर देती है, इसको देखिए। हमारे यहाँ देखें, नॉर्वे ऐसा देश है जो जितना उसके पास पैसे का बजट है, उस बजट का जीडीपी का 28% पैसा एजुकेशन में लगा देती है। इसलिए नॉर्वे सबसे ज्यादा क्या है आज के समय में, बहुत आगे है ना। न्यूजीलैंड भी 14%, ब्रिटेन तो 19% है। परसेंट 190 नहीं हो सकता। अमेरिका ये लाख रुपए है जीडीपी का, ये परसेंटेज है ना। भारत तक आते आते भारत कितना रुपया खर्चा करता है, करोड़ों में, एक 88 और ये करोड़ों में इतना है। ये अब आप तुलनात्मक रूप से देखिए, इनके इनके पैसे में अंतर है, बशर्ते अंतर है, लेकिन जनसंख्या भी देखिए कितना छत्तीसगढ़ बन सकता है नॉर्वे, है ना। आपके 2-3 जिलों को मिलाकर नॉर्वे बन जाएगा। आप इतने दुनिया का सबसे बड़ा या सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश में आप रहते हो, है ना। आप दूसरे देश में चले जाएंगे, न्यूजीलैंड में चले जाएंगे तो आपको लोग कम दिखेंगे, है ना। तो प्रसाद भी बट रहा होगा तो आराम से वो बांटने वाला घर घर जाके बांटेगा, वो हाथ लगाकर वो लेने का काम नहीं, भीड़ का कोई काम नहीं। एजुकेशन सिस्टम में हमारे देश की स्थिति ये है, सबसे ज्यादा जनसंख्या होने के बावजूद भी 2.7% जीडीपी का खर्चा करना, इसको बढ़ा करके कितना करने का लक्ष्य रखा गया है अभी, 6% भी खर्चा कर दो तो हमारे यहाँ पे लोगों को बहुत ज्यादा राहत मिल सकती है। थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। नई शिक्षा नीति में इन्होंने क्या किया है, अब 5+3+3+4, ये लगातार पूछा जा रहा था और अभी भी प्रश्न बन सकता है क्योंकि आप भी इसी पर काम चल रहा है कि ये कॉन्सेप्ट क्या है 5+3+3+4।
1986 की बात हम लोग कर रहे थे। 1986 में जो एजुकेशन पॉलिसी आया था वो था 5+3+2+3, यही था। ये कैसे समझेंगे? कक्षा पहली से पांचवी तक 5 साल का कोर्स, छठवीं सातवीं आठवीं 3 साल का कोर्स, नौवीं दसवीं 2 साल का, उसके बाद फिर 2 है ना, +2, यहाँ तक का एक सेट है। फिर +2 का ये हो गया 11वीं और 12वीं। फिर उसके बाद +3 में 3 साल का स्नातक, उसमें किसी किसी में जो है इंजीनियरिंग वगैरह में 4 साल का, या फिर 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट। ये सिस्टम था। इसको चेंज करके किया गया है 5-3-3-4। और ये 5-3-3-4 पहली से पांचवी, छठवीं से आठवीं नहीं है, इसी की संरचना में बदलाव है। और लोगों को कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है क्योंकि सेटअप का बदलाव अब कक्षा 1 से ना हो करके आंगनवाड़ी से शुरू हो गया है। और आंगनवाड़ी का मतलब है कि आपको नर्सरी से आपको समझना पढ़ना होगा। तो 34 साल बाद ये जो सिस्टम चेंज हुआ है, ये आपके लिए समझना है क्या है, कैसे काम हुआ था इस पॉलिसी में, क्या क्या चीजें मिलेगी। तो पहली बात तो ये चीज बिल्कुल ध्यान रखना है कि कौन से सरकार ने इसको लागू किया था? मोदी सरकार, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं केंद्र सरकार के द्वारा ये लागू किया, कोई व्यक्ति विशेष के द्वारा ये हम लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि इसके सरकार के पहले पॉलिसी बनने की तैयारी हो चुकी थी। ड्रॉप तैयार होने के बाद लागू हुआ है, इस कारण से हम लोग बोल सकते हैं। क्या क्या चीजें होंगी तो ये आपके लिए ध्यान रखना है। हमारे पूरे देश में 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को इसमें इन्वॉल्व किया गया है। 6,600 विकास खंडों को जोड़ा गया है। 676 जिलों, इनसे हर व्यक्ति को ये बोला गया था कि एजुकेशन सिस्टम कैसे होना चाहिए, उस पर क्या दीजिए, सुझाव दीजिए। लोगों ने सुझाव दिया है, उसके हिसाब से ड्रॉप तैयार हुआ है। कुछ चेंजेस ये हैं कि जो उच्च शिक्षा होगी, अर्थात जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल होगी, उसमें हर साल को लेकर के एक सहूलियत मिली है कि हर साल में आप क्या क्या ले चीज प्राप्त कर सकते हैं। आपने बेहतर ढंग से इसको पढ़ा भी होगा। 104 पेज का नई शिक्षा नीति का ओरिजिनल पीडीएफ आपको भेजूंगा, दोनों लैंग्वेज में है। आप उसको अच्छे से पढ़िए तो आपको ये सब चीजें फिर ज्यादा दिमाग जोर देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 3 साल में एक होता है, पहला जो मिलेगा क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट, फिर क्या होगा, डिग्री, फिर डिप्लोमा, ठीक है। ऐसा 3 साल में सेटअप है। और 1 साल का आप कोर्स करके भी नौकरी ले सकते हो उस बेस पे। राज्य में शिक्षा नियामक तय करने के लिए अथॉरिटी का गठन, अभी जो मैंने एमएचआरडी का नाम लिखा था, एमएचआरडी को मानव संसाधन विकास मंत्रालय को हटा करके इसके स्थान पर केवल और केवल कौन से नाम से, शिक्षा मंत्रालय के नाम से क्या किया जाएगा, एक नियामक सेट किया जाएगा। अभी देखेंगे एमएचआरडी चल रहा है कि एजुकेशन मिनिस्ट्री चल रहा है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय दोनों तरीके से काम करता था, एक तो बच्चों के एजुकेशन के लिए भी और बच्चों के विकास के लिए भी, या लोगों के विकास के लिए। मानव संसाधन का मतलब अलग कॉन्सेप्ट था, इसी कारण से आप लोग हैं क्या मानव संसाधन, आप लोग संसाधन कहते हैं। संसाधन का मतलब क्या है, क्या हो गया कैमरा, संसाधन से तात्पर्य क्या समझ रहे हैं आप लोग? हाँ दे दो। रिसोर्सेस, जमीन के अंदर सोना निकला तो वो क्या है, संसाधन ही है। कोयला निकलता है वो संसाधन ही है, जिसका हम उपयोग करते हैं, बेचते हैं तो पैसा मिलता है, या उसका उपयोग करते हैं तो हम अपने दैनिक जीवन में कुछ ना कुछ उपयोग कर रहे हैं। वैसे इंसान भी अगर वो हमारे समाज के, देश के या लोगों के काम आता है, जिससे किसी का भला होता है, तो वो संसाधन है। तो आप लोग देखिए, आप किसी के काम आए हो क्या, आपके कारण से किसी का भला हुआ है, तो आप लोग मानव संसाधन हो। और नहीं तो पथरा हो, पथरा भी संसाधन है ना, उसको थोड़ा बारीक बारीक करके घर बनाने के काम आता है। मिट्टी हो बोलूंगा तब भी वो मिट्टी भी संसाधन है। तो आप क्या है, तो मानव संसाधन, जैसे आपने पढ़ाई किया, आपने अच्छी से एजुकेशन ली, और आपका एजुकेशन किसी खुद के भी काम आ रहा है, आप अच्छे से जागरूक नागरिक बन गए, तो आप मानव संसाधन के रूप में हो, किसी देश के काम आ रहे हो,
या लोगों के काम आ रहे हो तो आप एक रिसोर्स के रूप में हो। देश के लिए काम कर रहे हो, देश की प्रगति के लिए आप काम कर रहे हो तो संसाधन हो, है ना। नहीं तो आप सोच लीजिए आप लोग क्या हो। वैसे हो संसाधन में बोल देता हूँ। सभी सरकारी और निजी उच्च संस्थानों के लिए एक तरह के मानदंड होंगे। ये एनईपी में किया गया है कि हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर जैसे ऐसे ऑब्लिक नहीं होगा, जो भी लागू होगा ये कॉन्सेप्ट होगा। ये दोनों का मतलब समझते हैं, गवर्नमेंट में होगा तो प्राइवेट में नहीं होगा, ये कॉन्सेप्ट है। तो ये होता है। अब जो भी रूल्स लागू होंगे, एडमिशन की बात होगी तो एडमिशन जो होगा 3 साल में होगा, मतलब 3 साल में सभी जगह होगा। कुछ लोग अभी भी ले रहे हैं 2.5 साल, पौने 3 साल में ले लेते हैं, ये अलग कॉन्सेप्ट है ना। जो सेंट्रल स्कूल है तो गवर्नमेंट प्राइवेट में 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद, या 6 साल में क्लास 1, ये तय किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने उस दिन भी कहा था कि क्लास 6 से क्या शुरू होने वाला था, व्यावसायिक शिक्षा। वोकेशनल मतलब होता है व्यावसायिक शिक्षा, कि आपको कुछ न कुछ क्षेत्र में आपके अंदर शुरू से ही टैलेंट आ जाना चाहिए, कुछ न कुछ काम करने का। तो देखिए कैसे उम्र के हिसाब से ये बटा हुआ है। हम नीचे से जाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि हमने उस 5+3+3+4 याद रखना है सबको। ये ऐसा हो जाता है कि कंफ्यूजन की 5+4+4+3 5+3+4+3 ऐसा आता है। तो ध्यान रखेंगे 5 साल के बाद 2 बार 3-3 साल का, फिर लास्ट में, ठीक है, याद रहेगा। तो हम अगर बात करते हैं उस 5 साल की अवस्था के बारे में, जिसको हम लोगों ने नई शिक्षा नीति में नया नाम दिया है, उस वो स्टेज में बांटा है फंडामेंटल स्टेज। कौन सा स्टेज? फंडामेंटल स्टेज। और इस फंडामेंटल स्टेज का भी 2 वर्गीकरण किया गया है उम्र के हिसाब से। एक तो होगा गांव क्षेत्र में खुलने वाले आंगनबाड़ी में 3 साल पढ़ेंगे बच्चे, 3 साल से 4 साल, 4 से 5, 5 से 6, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में हम लोग प्री स्कूल बोलते हैं। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा हमेशा। प्री स्कूल कौन सा है? हमारे यहाँ पे निजी क्षेत्र, निजी स्कूलों में प्री स्कूल कहा जाता है। प्री स्कूल का मतलब होता है हमारे यहाँ पर नर्सरी से लेकर के KG1 और KG2, ये आपका साला पूर्व प्री स्कूल, साला पूर्व, है ना। कभी कभी कई जगह था साला पूर्व शिक्षा, साला पूर्व शिक्षा जो शब्द है ना, पेडागोजिकल शब्द है साला पूर्व शिक्षा। तो ये ध्यान रखेंगे आंगनवाड़ी शिक्षा या स्कूल जाने के पहले की शिक्षा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको नाम दिया है, क्या नाम? बाल बाड़ी, ठीक है। हमारे यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट में इसको क्या बोला जाता था पहले? आंगनबाड़ी, लेकिन आज भी कहा गया है बाल बाड़ी। और आपको जैसे ही उम्र की बात की जाएगी 3 साल से लेकर 6 साल, जैसे ही बच्चे की उम्र 6 साल होता है उस फंडामेंटल स्टेज के दूसरे स्तर पे, अर्थात जो 2 वर्ष और वो पढ़ाई करेगा, क्लास 1 और क्लास 2। उम्र सीमा भी ध्यान रखेंगे। उम्र है 3 साल से 8 साल फंडामेंटल स्टेज। फंडामेंटल स्टेज में प्री स्कूल का है 3 से 6 साल, 6 से 8 साल कौन सा स्टेज कहलाएगा? स्कूल, क्लास 1 और क्लास 2। क्योंकि ये फंडामेंटल स्टेज में आप लोगों को ये ध्यान देना होगा, ये अलग नहीं है, ठीक है, ये अलग नहीं है। इसके लिए पूरे लगातार 3 सालों से ये किया जा रहा है कि जितने भी ऐसे साला हैं जो साला पूर्व, जिसको हम लोग आंगनबाड़ी बोलते हैं या बालवाड़ी बोलते हैं, वो स्कूल जो मुख्य स्कूल है वो आपस में जुड़े होने चाहिए। हो सकता है बाउंड्री वाल का अंतर हो, चलेगा, लेकिन दोनों संस्थान एक जगह पर होने चाहिए। ये इसका एक नया विजन है। नहीं है तो आंगनबाड़ी को 1-2 ब्लॉक देना है जहां पर प्री स्कूल लगेगा। और इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के आगे पढ़ाई लिखाई के लिए, यहाँ फंडामेंटल स्टेज को पढ़ाने के लिए इतने सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ये कार्यक्रम, ठीक है। कौन सा कार्यक्रम? FLN। FLN कहाँ से शुरू होता है? इसी 3 साल से लेकर के 8 साल तक के बच्चों को पढ़ाना लिखाना सबसे बड़ी चुनौती है, और ये FLN ट्रेनिंग चल रहा है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है? फंडामेंटल ऑफ लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। लिटरेसी मतलब हो गया कौन सा? साक्षरात्मक, मतलब शब्दों का ज्ञान,
और ये अंकों का ज्ञान। इस पर प्रशिक्षण की कैसे कैसे हम लोग एक्टिविटी के माध्यम से करा सकते हैं। ये पहला स्टेज जिसको हम लोग बोलते हैं हो गया फंडामेंटल। दूसरा स्टेज सबसे इजी है, प्राइमरी स्कूल ही शामिल है इसमें। यहाँ पर जो पढ़ाई होगी, पढ़ाई खेल कूद से जुड़ी होगी, खोज परख होगी, एक्टिविटी बेस्ड होगी। हमने कल देखा था गतिविधि आधारित शिक्षा जो होती है, या फिर खेल आधारित शिक्षा जो होती है, या इंटरेक्टिव लर्निंग, या फिर ऐसे शिक्षा जो सीधे सीधे चाइल्ड ओरिएंटेड हो, बाल केंद्रित हो, ऐसी शिक्षा। और ये कब से कब तक होगा? कक्षा तीसरी से पांचवी, तीसरी से पांचवी अर्थात तीसरी चौथी पांचवी। तो ये कितने साल का है? ये 3 साल। ये दोनों मिलाकर कितने साल का था? 5। तो 5 प्लस ये कितना हो गया? 3। तीसरी चौथी पांचवी अर्थात हम लोग प्राइमरी स्कूल बोलते थे पहले। अब कौन सा स्टेज बोलेंगे उसको? तो प्राइमरी स्कूल 1 से 5 होता था। प्राइमरी स्कूल के 2 भाग हो गए हैं स्टेजों के हिसाब से। वैसा ही अध्ययन, वैसा ही अध्यापन वहां पर किया जाएगा। उसके बाद जो है मिडिल स्कूल स्टेज, जो पहले का जो मिडिल स्कूल था, सेम वही उम्र, सेम वही अध्ययन पद्धति और सेम वही सिलेबस, और सिलेबसों में बदलाव और पढ़ाने के तरीके में पूरी तरीके से बदलाव किया गया है। उम्र की बात है तो 14 साल, और नाम दिया जाएगा मिडिल स्कूल है तो मिडिल स्टेज। यहाँ पर ध्यान रखेंगे जो विषय आधारित शिक्षा है वो शुरू हो जाती है बच्चों की। गणित को पढ़ाया जाएगा, विज्ञान है, आर्ट्स है, सोशल साइंस है, और ह्यूमैनिटीज है, या फिर कोई गतिविधि आधारित शिक्षण है उस पर। और इसी में सीखा आपको स्किल, जिसमें स्किल के लिए शामिल है फिर वोकेशनल एजुकेशन अर्थात व्यावसायिक शिक्षा। ये चीजें कौन से स्टेज में होगा? तो ये फिर से +3 हो गया, 5 + 3 + 3। अंतिम जो स्टेज है जिसको बोलते हैं सेकेंडरी स्टेज। कौन सा स्टेज? सेकेंडरी स्टेज। और सेकेंडरी स्टेज में आता है आपका, जो हम लोग ऐसे बच्चे जिसकी कल्पना करते हैं किशोर है ना, टीनेजर्स हैं, और जो अमूर्त चिंतन कर सकते हैं, वैसे सिलेबस तैयार किया जाएगा। उस तरीके से उनका डेवलपमेंट किया जाएगा। उनके सिलेबस से लेकर हर चीज भी इसमें देखिए, मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडीज, अलग अलग तरीके से अलग अलग आयामों को पढ़ाने लिखाने के लिए। उसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग पर जोर दिया जाएगा। अमूर्त चिंतन जितना लोगों का ज्यादा होगा, विषयों का चयन लचीला होगा, और बच्चों की रुचि को महत्व दिया जाएगा। यहाँ विषयों का चयन को लेकर के ये जो कॉन्सेप्ट है, ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कहीं बीच बीच में। आप लोग पहली बार एनईपी पढ़ रहे हैं क्या, या फिर अपने से पढ़े भी होंगे? तो विषयों का चयन का मतलब है आपने 10वीं पास कर लिया है ना, सेकेंडरी स्टेज 9वीं 10वीं से 12वीं। सेकेंडरी का मतलब क्या होता है? फिर से पूछ रहा हूं मैं आप लोगों को, मैं पूछूंगा वही बताएंगे। सुनिए, माध्यमिक शाला कौन से क्लास तक माध्यमिक शाला बोला जाता है? माध्यमिक शाला किसको कहा जाता है? हाँ, माध्यमिक शाला किसको कहा जाता है? 9th से। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल 6वीं से 8वीं तक पेपर लेता है क्या? आपने 8वीं तक के स्कूलों में माध्यमिक से पहले शिक्षा को पढ़ा है। मिडिल का मतलब अलग कॉन्सेप्ट है, और पूर्व माध्यमिक का मतलब अलग कॉन्सेप्ट है। 6वीं से 8वीं को कहा जाता है माध्यमिक से पहले की जो एजुकेशन होगी, जिसको पूर्व माध्यमिक, बड़े बड़े स्कूलों में लिखा रहता है शासकीय पूर्व माध्यमिक। तो पूर्व का मतलब आप लोग हवा वाला कुछ पूर्व होगा, उत्तर दक्षिण पूर्व में, ऐसा मत समझिए। माध्यमिक का मतलब होता है सेकेंडरी, ठीक है। और ये आ चुका है आपके सीजी टेट में या शिक्षक भर्ती में आया था। क्या आया था पता है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम कौन से स्कूल तक लागू है, उसमें माध्यमिक शाला लिखा हुआ था, और एक लिखा हुआ था उच्च प्राथमिक, ठीक है। और प्राथमिक
अब बताइए, 99% लोग माध्यमिक साला लगा के आए हैं। ये एकदम बेसिक जानकारी लोग गलत कर लेते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल चीज होती है। तो अब 6वीं से 8वीं का दो नाम है, एक तो इसको माध्यमिक के पहले का एजुकेशन, इस कारण से पूर्व माध्यमिक, और 5वीं के बाद, 5वीं को बोला जाता है 5वीं तक का प्राइमरी के ऊपर का कोर्स कराया जाता है, स्कूल है तो अपर प्राइमरी का कौन सा हिस्सा, अपर प्राइमरी। सेंट्रल के स्कूलों में कभी मिडिल स्कूल या ये शब्द नहीं किया जाता है, हमेशा टीचर ऑफ अपर प्राइमरी। आप सी टेट दीजिए, सी टेट या सीजी टेट की जो अंक सूची है, मिडिल स्कूल के आप क्वालिफाइड होने लिखा रहेगा कभी, आप प्राइमरी टीचर के लिए क्वालिफाइड किए हो। और तो मिडिल का अलग कॉन्सेप्ट है, मिडिल स्टेजों की बात है। और माध्यमिक होना, पूर्व माध्यमिक होना, ये शिक्षा व्यवस्था में नामकरण है, नहीं भूलेंगे आप। सेकेंडरी के दो हिस्से, 9वीं 10वीं सेकेंडरी, 11वीं 12वीं हायर। ठीक, तो सेकेंडरी स्टेज कहाँ गया, यही है क्या। सब्जेक्ट का लचीलेपन का मतलब है कि जैसे ही आपने विषय चयन की बात की, 11वीं पढ़ने के बाद आपके लिए क्या होता है, विषय को चुनना पड़ता है। ठीक है, और विषय को चुनने के लिए आपने जितना भी 1986 के हिसाब से आपने जो विषय चुना, उसके लिए आपने एक विषय लिया, उसके 3 पार्ट्स होते थे। आर्ट्स लेंगे तो इतिहास भूगोल, वो जितने भी 20-25 है उसमें 3 ही ले सकते हैं, वो आर्ट्स का ही रहेगा। साइंस लेंगे तो साइंस के ही रहेंगे, और उसमें पीसीबी और पीसीएम वो बटे हुए हैं, है ना। अब की स्थिति में यह है, जो 3 विषय जो वैकल्पिक होंगे, वैकल्पिक बोला जाएगा ऑप्शनल जिसको, आप अगर पढ़ना चाहते हैं साइंस तो साइंस लीजिए, आप पढ़ना चाहते हैं उसमें इतिहास, इतिहास लीजिए, और आप और पढ़ना चाहते हैं संगीत तो संगीत लीजिए। विषय में क्या किया गया है, यही लचीलापन किया गया है। आप किस क्षेत्र के हैं ये फिर मैटर नहीं करेगा, यही है विषयों का चयन में। आप क्या हो गया, आर्ट्स वाला भी एक विषय साइंस लेके पढ़ेगा, कॉमर्स वाला भी आर्ट्स लेके पढ़ेगा, तो हो सकता है भविष्य में मिक्स हो, आपको लगेगा, ऐसा नहीं है, सबको सब में अवसर मिलने वाला है। तो ये चीज नया चीज है, रुचि को इसी कारण से बच्चों में इंटरेस्ट बढ़ेगा अब हर क्षेत्र में, क्योंकि अभी तक 86 में एक कमी देखी गई थी कि लगातार हमने 1968 का फ्लो देखा कि उस समय लोग भूगोल और इतिहास में इतने ज्यादा पढ़ने लग गए थे कि साइंस और मैथ से अरुचि हो गया था लोगों को। उसके बाद साइंस मैथ रुचि लेने के लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन किया गया, और लोग इतना गणित और इतना बायो लेकर पढ़ाई लिखाई अभी करने लग गए थे कि पहले लोग पूछते थे कि आपके घर में कोई, या गांव में 1-2 इंजीनियर होते थे, या मैथ्स में बीएससी इंजीनियरिंग करने वाले होते थे। अब ऐसा हो गया कि एक परिवार में, एक घर में सबके सब उसी विषय को लेकर बैठे हुए हैं। तो इसके कारण से क्या किया गया है, हम सभी विषयों पर क्या रखें, पकड़ रखें, और सब में सब समान प्रकार से अवसर आपको मिले। ठीक, ये 4 साल का होगा, उम्र सीमा होगी 14 से 18 स्टेज हो। ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है नई शिक्षा नीति का। उसके बाद आप बाकी चीजों को पढ़ते हैं, क्या होता है क्या नहीं। तो ये देखिए, अब ऊपर को पढ़ते हैं फिर से, ये 5-3+3+4 का आंगनबाड़ी से लेकर के 12 साल तक का सीधी बात है, पढ़ाई का पूरा सिस्टम है। अब यहाँ पर कैसे पढ़ाई किया जाएगा, क्या होगा, इसका पूरा का पूरा ब्यौरा दिया गया है। चलिए, जो हम लोग प्राथमिक शिक्षा की बात कर रहे थे, तो प्राथमिक शिक्षा कहाँ से कहाँ तक होगी, नर्सरी टू क्लास 5। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा के 2 स्टेज, प्राथमिक शिक्षा के 2 स्टेज, फंडामेंटल स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज। फंडामेंटल के 2 चरण, एक आंगनवाड़ी चरण, नर्सरी KG1 KG2, और दूसरा क्लास 1 क्लास 2। ये वर्गीकरण आप लोग अच्छे समझ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, जब हम छोटे बच्चों को जो फंडामेंटल में या फाउंडेशन जो है उसमें 3 से 6 वर्ष की बात करते हैं, तो KG1 KG2 और नर्सरी आता है। इसको कैसे जोड़ने का प्रयास किया गया है, आंगनबाड़ी, बाल वाटिका और पूर्व शाला, है ना, शाला पूर्व जो होता है, उसमें बच्चों को क्या क्या सुविधा मिलेगी, NEP कहता है। पहली बात तो एजुकेशन क्या होगा, गवर्नमेंट सेक्टर में फ्री होगा। उसके बाद सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, इसकी शुरुआत की गई थी। ये ध्यान रखेंगे, ECCE क्या है, ये लगातार CTET पूछ रहा है।
सीटेट का जो क्वेश्चन आप लोग तो देखते नहीं हो, लेकिन ध्यान रखेंगे। ई का मतलब क्या होगा? अर्ली। सी का मतलब चाइल्ड। सी का फिर केयर, देखभाल। और लास्ट में एजुकेशन। फुल फॉर्म भी याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। फिर 150 फुल फॉर्म भेजूंगा अभी, मैं भेजता हूँ इसको पढ़ाने के बाद। एक तो 104 पेज 300 पेज का इसको है नई शिक्षा नीति, और 150 फुल फॉर्म, तो फुलफिल हो जाएंगे आप लोग उसको पढ़ के। अर्ली चाइल्ड केयर ऑफ एजुकेशन, ये मतलब क्या होगा कि हम शुरुआती जो प्रारंभिक बच्चों का हम बाल्यावस्था से भी बाल्यावस्था ना, शैशवावस्था बाल्यावस्था के बीच का अवस्था जो हम लोग बोलेंगे अर्ली चाइल्डहुड, है ना। इस उम्र में बच्चों को जो सुविधाएं दी जानी चाहिए उसका जो सोर्स होगा आंगनवाड़ी होगा। और आंगनवाड़ी में ये कार्यक्रम बहुत तेजी से प्रशिक्षण कार्यक्रम चला लगातार। आंगनवाड़ी के जो आंगनवाड़ी में कौन होते हैं मितानी? कार्यकर्ता या सहायिका, ठीक है। जो कार्यकर्ता जो पढ़ाते हैं और सहायिका जो होते हैं उनका पालन पोषण के लिए ध्यान देती हैं, उनको ईसीसी का लगातार प्रशिक्षण दिया गया था महिला एवं बाल विकास से, तो उन लोग भी अभी पूरा ट्रेन हो चुके हैं। दूसरा क्लास 1 क्लास 2 को हम लोग किस में पढ़ाई लिखाई कराएंगे? फिर प्राइमरी स्कूल में। ये जो पढ़ाई लिखाई होगा किसी भी प्रकार से रूट लर्निंग का हिस्सा नहीं होना चाहिए। रूट लर्निंग का मतलब होता है रट कर याद करने वाला नहीं होना चाहिए। इसमें मल्टी लेवल या मल्टी स्टेज क्या होना चाहिए? खेल और एक्टिविटी होना चाहिए। और वही काम किस में हो रहा है? एफएलएन में हो रहा है। आप जहां भी है बच्चों को ऐसी स्कूल में टाइल्स लगा होगा तो टाइल्स में नंबर को अगल बगल में लिख दिया जा रहा है, और आपको गिनती सिखाना हो तो 1 2 3 के बताने के बाद आपको जंप कराया जा रहा है। एक प्रकार का एक्टिविटी बेस्ड हो गया, है ना। बहुत सारे ऐसे खेल आधारित गतिविधियां हैं जो आप अगर चाहें तो उसको आप लोग लागू करके घर में भी आप करा सकते हो। तो वो उनको पता ही नहीं चलता कि वो कब सीखे, है ना। उनका बच्चे का काम केवल क्या है? खेलना है, उस पर आपको पढ़ाना है। कुछ समय तक ये चल रहा है, आज भी चलता है कि नर्सरी और केजी 1 केजी 2 में सीधा सीधा बुक्स मिलता है, कॉपी मिलता है और पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है। ऐसे आप लोग जैसा बैठ के पढ़ रहे हो वैसा ही क्लासरूम के जैसे, जो किसी भी तरीके से क्षम्य नहीं है। बच्चों को ऐसा एजुकेशन देना ही नहीं है कि उनके यहाँ पर टेबल कुर्सी लगा हो और 3 4 घंटे बैठ के 5 घंटे बैठ के हो आप लोगों की तरह बैठ के पढ़े, पीरियड वाइज क्लास चले। ऐसा बिल्कुल एजुकेशन इसमें लागू नहीं करना है, लेकिन हो रहा है सभी जगह पे। क्योंकि आपके पास क्या नहीं है कराने के लिए? एक्टिविटी ही नहीं पता है क्या करेंगे। आपको मैं 5 गतिविधि पूछूं, आपने डीएड बीएड भी किया होगा, बच्चों को भाषा सिखाने की 5 विधि बता दीजिए। पीछे जगह बताइए, 5 एक्टिविटी भाषा सिखाना है तो आप लोगों की हालत खराब हो जाएगी। क्या हम लोगों को बच्चों को सिखाना होगा? अब आप लोगों को अगर मैं आ से लेकर के 11 तक का बच्चों को खेल के माध्यम से कॉन्सेप्ट लाने का प्रयास किया जाए, ये आपको एक्टिविटी पूछूं तो आप नहीं बता पाएंगे। तो ये काम कहाँ हो रहा है? ये चीजें हो रही है। नहीं पूछूंगा, सोचिए मत। तो अब देखिए क्या है ये एफएलएन। एफएलएन में 3 चीजें हैं। कौन कौन से माध्यम से चल रहा है एफएलएन? पहली बात तो एफएलएन का फुल फॉर्म आप लोगों ने देख लिया, है ना। क्या था? फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन अंडर निपुण भारत। और निपुण भारत फिर अपने आप में फुल फॉर्म है निपुण का। निपुण भले ही आप लोगों को अंग्रेजी शब्द लग रहा है, लेकिन इसका भाव है निपुण होना, ठीक है। किसी चीज में क्या होना? दक्ष होना, निपुण होना। जो शब्द बना है NIPUN से, असल में मूल शब्द निपुण होता है, असली शब्द निपुण होता है, लेकिन निपुण करके इसको सेट किया गया है निपुण भारत। कभी भी पूछा जा सकता है, कम से कम ध्यान रखेंगे। निपुण भारत ये हमारे यहाँ पे एक स्कीम है, योजना है, सेंट्रल की योजना है। किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय बोल सकते हैं अब, है ना। शिक्षा मंत्रालय MHRD मतलब मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अब क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय। तो उसके द्वारा कक्षा 3री तक, क्लास भी देखेंगे, क्लास 3 तक, क्लास 2 का हिस्सा है क्लास 3 का। हम लोगों को बच्चों में जो बुनियादी साक्षरता है
साक्षरता किसको कहते हैं, पहली ये फिर आप लोग बिल्कुल जानिए, और संख्यात्मक ज्ञान किसको कहेंगे ये भी जानिए। साक्षरता उसको कहते हैं कोई भी बच्चा हो या कोई व्यक्ति हो, कोई बुजुर्ग हो, किसी भी भाषा में बोलना, लिखना और पढ़ना जानता हो, साक्षर हो गया। बस आप लोग साक्षर होंगे, आप होंगे साक्षर हैं, किसी भी भाषा में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जो भी हो, एक भाषा भी होनी चाहिए, एक भाषा में बोल सकते हैं या फिर लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। आप लोग शिक्षित हो, साक्षर के साथ साथ साक्षर कभी बेरोजगार नहीं होगा। बेरोजगार कौन होता है, शिक्षित होता है। किसके हिसाब से, हम जो देखते हैं इसके हिसाब से बेरोजगारी का जो शब्दावली है उसमें शिक्षित बेरोजगारी का जो डेफिनेशन है, एक निश्चित योग्यता प्राप्त करनी पड़ती है, तब आप शिक्षित कहलाते हैं। शिक्षा आपने ग्रहण किया है, और शिक्षा या एजुकेशन जो होता है वो एक डिग्री को लेकर के डिफाइन किया जाता है। आपने 10वीं की शिक्षा ग्रहण की, 12वीं की शिक्षा ग्रहण की, स्नातक किया, पीजी किया, तो आप शिक्षित हुए, है ना, एजुकेट हुए। साक्षर होने के लिए क्या चाहिए, आप लोगों ने इसका अभियान देखा हो ना, साक्षरता अभियान। क्या होता है कि नाम लिखने सिखाया जाता है, और भारत में कितने लोग साक्षर हैं उसकी गिनती होती है, ये ध्यान रखेंगे। केरल में 95% लोग साक्षर हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि वहां 95 लोग शिक्षित हैं। छत्तीसगढ़ में अभी साक्षरता दर 2011 के हिसाब से कितने परसेंट, 70% मान लो साक्षर है हमारे यहाँ। कितने परसेंट, 70% लोग साक्षर हैं, लेकिन 70% लोग शिक्षित नहीं है। कितने लोग होंगे शिक्षित, आधा कर दीजिए। क्योंकि साक्षरता का दर जो होता है, समय समय में जो अभियान चलता है, गांव के जो उम्रदराज लोगों को बैठा बैठा करके क्या किया जाता है, एग्जाम दिलाया जाता है। अब तो साक्षरता भी अब खत्म हो गया है, बहुत कम होता है। तो कक्षा 3 तक क्या होगा, निपुण भारत चल रहा है। निपुण का फुल फॉर्म लिखेंगे आप लोग, एन से नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरसी। लिखे थे क्या, ये है निपुण भारत, और निपुण भारत ही एफएलएन का जो है कार्यक्रम संचालित कर रहा है। जल्दी से देखिए आगे। हम लोग चूंकि एजुकेशन सिस्टम में अभी एनएपी पढ़ रहे हैं, तो स्कूल शिक्षा पर ज्यादा फोकस करें। उच्च शिक्षा या हायर एजुकेशन का जो हिस्सा है वो कॉलेज लेवल पर हो सकता है, लेकिन आप कहीं भी जितना ज्यादा आपके पास जानकारी होगी, कंटेंट होगा, वो आपके लिए उतना अच्छा काम करेगा। एक बार एक नजर देखिए उसको, कितने शब्द हैं, कितने शब्द नहीं बोल सकते, अक्षर हैं, 1 2 3 4 5। तो पहले वाले में 5 बैठे हो, पीछे वाले 5 बैठे हो, 5 बैठे हो, 5 बैठे हो, इस हिसाब से सब लोगों को एक एक याद रखना पड़ेगा और बताना पड़ेगा यू से क्या हुआ। आपको अभी याद करना है, कहीं नहीं जाना है, ये तो चल भी नहीं रहा है। यू से क्या था, कोई नीचे नहीं देखेगा काफी, और फिर देख रहे हो आप। पी से या एन से, नेशनल इंटरनेशनल इनिशिएटिव। पी से प्रोफिशिएंसी, यू से अंडरस्टैंडिंग, एन से, हाँ। तो आपको हो सकता है ये दोनों ना पूछे, लेकिन ये तीनों पूछे, क्योंकि उसमें प्रथम एन या अंतिम एन ये बहुत रेयर है पूछना, लेकिन इन तीनों के बारे में आपको इसका अर्थ क्या है ये पूछा जा सकता है, क्योंकि तीनों के अलग मायने हैं, और तीनों ही मेन, इनिशिएटिव, प्रोफिशिएंसी और अंडरस्टैंडिंग, ये तीनों ही सबसे आपके लिए खास है, क्योंकि आपको प्रोफिशिएंसी भी लाना है, अंडरस्टैंडिंग भी बच्चों में लाना है, तो आपके लिए बहुत काम का चीज है। ये देखिए आप, साक्षरता के रूप में बच्चों को क्या सिखाना है, हमको लैंग्वेज सिखाना है, तब साक्षर बनेंगे।
और न्यूमेरेसी के अंदर आपको मैथ्स के कंटेंट आपको बताने हैं। तो बाल वाटिका में ये चीजें कराना है, उसके बाद क्लास 1 में ये कराना है, क्लास 2 में ये कराना है, क्लास 3 में ये कराना है। बस इतना ही, बस 5 साल में आपको सिखाना है बच्चों को। टीचर्स के लिए बहुत ज्यादा ये चीज नहीं है, लेकिन सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते, सब पर हम एक एफर्ट नहीं लगा सकते, इस कारण से बच्चों का स्तर क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। आप देखिए 1 साल बच्चों को नर्सरी पढ़ाना है, KG1 पढ़ाना है, KG2 पढ़ाना है, और इस 3 सालों में, तीनों साल बाल वाटिका आंगनबाड़ी बोल सकते हैं, इन 3 सालों में केवल और केवल आपका एक ही काम है कि सभी बच्चों को क्या आ जाए, अ से लेकर ज्ञ तक पहचानना आ जाए। हाथ रखो और बता दो कि ये प है। 3 साल में तो सिखा ही सकते हैं कुछ तो। कम से कम 2 अक्षर वाले सरल शब्दों को पढ़ना सिखाना है इस 3 सालों में। जैसे मैंने क्या लिखा था, एक पोयम लिखा था, वो वाला है ना, वो आप लोगों को सिखाना है बस इस 3 सालों में। कितना भारी चीज है आप बताइए। गणित में क्या सिखाना है, ध्यान दीजिए। 3 सालों में बच्चों को क्या सिखाना है, 3 साल की बात है भाई। 10 तक अंकों का पहचान कराना है और बच्चों को काउंट कराना है कि आपको कहीं भी रेंडम रखी है क्या है तो बता सके 2 है, यहाँ रखे 3। 3 साल का ये वर्क है आपका, एक टीचर का काम है। अब इतना भी शिक्षक नहीं कर पाएंगे नई शिक्षा नीति के तहत, तो जो टास्क है वो पूरा नहीं होता गया, तो आगे आने वाले बच्चे के लिए क्या हो जाता है, फिर वही भारी हो जाता है कि बच्चा इस स्तर में आकर के यहाँ पे पहुंचा है, तो मेंटेन कौन करेगा, शिक्षक। या तो बच्चों को पहले ये सिखाओ तब तो ये सीखेगा। क्लास 6 के बच्चों को मैं अभी अंग्रेजी के शब्दों को जोड़कर पढ़ना सिखाता हूँ, क्योंकि वहां पर इतने सारे बड़े बड़े कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, है ना। तो वहां पर आप बच्चों को पढ़ना सिखाओगे कि उस चीज को उस हिसाब से। अब हायर सेकेंडरी स्कूल में भी बच्चों को अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता है, तो चैलेंज किसको है, फिर शिक्षकों को। अगर सिस्टमेटिक ढंग से चलता रहे तो बिल्कुल आप कक्षा पहली पूरा होते तक बच्चों को केवल देखिए 100 तक गिनती सिखा देना है। 100 भी नहीं, 2 अंक मतलब 2 अंक, 99। 4 साल बच्चों को पढ़ाने के बाद आप 100 तक गिनती नहीं सिखा पाएंगे, तो फिर ये शिक्षा व्यवस्था नई शिक्षा नीति में कहता है कि आगे आने वाले फ्यूचर के लिए बच्चों के लिए फिर घातक है। यही चीजें हैं। क्लास 3 तक 1000 संख्या गिनती नहीं, पहचान करने सिखाना है बस। अब उसमें शामिल क्या है, शामिल ये है कि स्थानीय मान किसको कहते हैं, ये जस्ट इसके बाद का कॉन्सेप्ट। हिंदी में क्या करना है, अर्थ के साथ पढ़ने। कक्षा 1 का कोई भी बच्चा अगर पढ़ाई करना सीख गया है, वो भी सरल शब्दों को ना, सबसे ज्यादा अधिकतम संख्या वाला शब्द होगा 4। 4 अक्षर वाला शब्द ही तक बच्चे तक ले जाना है, वो भी किसके अनुसार, उम्र के हिसाब से आपको पढ़ाना है। ये है FLN का कॉन्सेप्ट, ये तय है। और उस पर भी चलिए, इस पर एक और कॉन्सेप्ट आया है, भाषाई विविधता का संरक्षण। NAP कहता है कि हम भाषा को लेकर बात करते हैं तो 3 प्रकार की भाषा का उल्लेख किया गया है, और ये भाषा का जो कॉन्सेप्ट है बहुत पहले से था। जो प्राथमिक शिक्षा होगी वो किसमें होगी, मातृभाषा। ये स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा को अध्यापन का माध्यम बनाया जाएगा। NAP का, और लगातार NAP और ये भाषा त्रिभाषा आधारित NAP का भी है और NCF का भी है इसका कॉन्सेप्ट। आप बताइए आपकी मातृभाषा क्या है, एक बार बोलना है फट से। हाँ, आपकी मातृभाषा क्या है, हिंदी। आपकी मातृभाषा क्या है, ठीक है, पीछे। हाँ, उन लोग की मातृभाषा छत्तीसगढ़ी। यहीं पे थोड़ा सा आप लोगों को कॉन्सेप्चुअल लेना है, कॉन्सेप्ट लेना है। NAP क्या कहता है, पढ़ाई लिखाई किस भाषा में होगी, मातृभाषा में। अगर बचपन से, जैसे ये बालक है अभी, इसकी मातृभाषा में बोल सकता हूँ हिंदी हो सकती है, क्योंकि इनका पूरा परिवेश हिंदी के हिसाब से हो रहा है। मदर टंग जिसको हम लोग बोलेंगे, माता या माता का मतलब हो गया परिवार में जो भाषाएं व्यवहार में लाई जा रही हैं,
वो चीज को सीख करके वो क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। उन्होंने दूसरी भाषा के रूप में अन्य लैंग्वेज नहीं सीखा है, तो उसके लिए मातृभाषा हिंदी है। आपके घर परिवार में जो भाषा का प्रयोग किया जा रहा होगा वो छत्तीसगढ़ी होगा, छत्तीसगढ़ी बच्चा बोलता होगा, घर में छत्तीसगढ़ी का व्यवहार किया जा रहा होगा, तो उसके लिए मातृभाषा छत्तीसगढ़ी होगी, है ना। हो सकता है यहाँ पर कुछ ऐसे समुदाय हैं जो बंगाल से बसे होंगे, तो उनकी मातृभाषा बंगाली होगी। तो पढ़ाई लिखाई का जो क्षेत्र है वो मातृभाषा में, क्योंकि अभी हम लोग देखें सार्वजनिक रूप से छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में हमारी जो शिक्षा के रूप में अध्ययन के लिए मातृभाषा को मुख्य रूप से हिंदी ही माना जा रहा है ना। लेकिन रियल में मातृभाषा जो होगा आपका छत्तीसगढ़ी ही हुई माना जाएगा। स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा, इसमें मौलिक है। स्थानीय भाषा का मतलब होगा परिवेश या आसपास के लोग सबसे ज्यादा जिस भाषा का व्यवहार करते हैं, या क्षेत्रीय भाषा राज्य के हिसाब से तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़। तो एजुकेशन भी कैसा होना चाहिए, उसी भाषा में शिक्षक को बात करने आना चाहिए, पढ़ाने आना चाहिए। आपका जो विषय है वो किसी भी भाषा में हो, बच्चों को उसी भाषा में पढ़ाना है। साथ ही साथ ये जो भाषा है 8वीं तक और आगे की शिक्षा के लिए भी आप लोगों को लगता है कि ऐसी भाषा में पढ़ाया जाना उचित है, तो आप उसी भाषा में बच्चों को पढ़ाते हुए आगे लेते जाएंगे। हो गया ये पहली भाषा। तो हमारे लिए हम लोग अभी भाषा अर्जन और भाषा सीखना पढ़ेंगे। जब किसी भाषा को आप अर्जित करते हो मातृभाषा कहलाती है, अर्थात मातृभाषा को आप अर्जित करते हो, एक्वायर करते हो। एक्विजिशन लर्निंग जो होता है, एक्वायर करते हैं, जिसमें आपने किसी भी तरीके से व्याकरण सम्मत ढंग से भाषा को नहीं सीखा। आपने लोगों को सुनते हुए सीखा, एक दो शब्द उच्चारण करते 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 अपने भाषा सीख लिया, वही आपके लिए फर्स्ट लैंग्वेज कहलाएगा। पेपर 1 फर्स्ट लैंग्वेज या L1 लैंग्वेज 1 आपका जो पेपर होगा C-टेट में, उसमें L1 और L2 का कॉन्सेप्ट है ना। कई लोग C-टेट इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि ये बनाने नहीं आता है, इसी में खत्म है। आप लोगों ने ध्यान इसमें देना है। जब आप फॉर्म भरते हैं तो L1 फॉर्म भरे हैं और L1 का होगा 2 पेपर, पहले होगा हिंदी, दूसरा होगा इंग्लिश। फिर उसके बाद जस्ट फिर से आपके प्रश्न पत्र में आएगा, फिर हिंदी आएगा, फिर इंग्लिश आएगा। ये होगा। अगर पहली बार C-टेट दे रहे होंगे या पिछली बार गलती कर दिए होंगे तो समझिएगा। आपका जो प्रश्न होगा, अगर आप मिडिल स्कूल अपर प्राइमरी दे रहे होंगे तो आपके प्रश्न में CDP 30 नंबर का हो गया। ये कभी कभी आगे पीछे भी हो जाता है ना, ध्यान रखेंगे। हो सकता है उसके बाद आपका सीधा लैंग्वेज आ जाए। ठीक, यहाँ पर आपने 30 नंबर का हिंदी मिलेगा, 30 नंबर का इंग्लिश मिलेगा, फिर 30 नंबर का हिंदी, 30 नंबर का इंग्लिश। आपका पैटर्न कैसा है पता नहीं, हम तो 10 साल पहले की बात कर रहे हैं, ऐसे ही होगा, है ना। हिंदी अगर आप पेपर देते हैं कब, जब इस पहले 30 को हम लोग 30 के बाद 31 मान सकते हैं क्वेश्चन नंबर। 31 क्वेश्चन नंबर को जब अटेम्प्ट कर रहे हैं तभी अटेम्प्ट करेंगे हिंदी को जब आपने एडमिट कार्ड में लैंग्वेज 1 चुना है। एक बार एडमिट कार्ड देखेंगे और आंसर शीट में भी शायद भरना पड़ता है, ठीक है। अब ये भरने के बाद तभी आप लोग इसमें अगर हिंदी चुने हैं तो इसको हिंदी को बनाएंगे 30 नंबर, ये 30 इंग्लिश को छोड़ देंगे। ठीक, फिर सेकेंड लैंग्वेज के रूप में आपने किसको चुना है, फिर इसमें हिंदी है तो इंग्लिश। कई लोग क्या है, ये पहला भाषा हिंदी है तो हिंदी, उसके बाद यही इंग्लिश तो है, इसी की इंग्लिश को बनाने लग जाते हैं। बिल्कुल नहीं करना है, ये इंग्लिश को नहीं बनाना है। हिंदी के बाद इंग्लिश है, फिर उसके बाद एक आपके पास पेज होगा, द्वितीय भाषा के रूप में आपने जो विषय चुना है उसको बनाइए। तो ये जो आएगा 61 से शुरू होगा, ये 31 से 60, फिर 31 से 60, ध्यान रखेंगे 31 से 60, फिर 31 से 60, फिर 61 से 90, फिर 61 से 90। तो आपका सीक्वेंस क्या होगा, हिंदी के लिए आपने 31 से 60 बनाया है और इस वाले इंग्लिश के लिए आप इस वाले 61 से 90 यहाँ पे जाएंगे। सेकेंड लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश आपका यहाँ पे रखा हुआ है, और इसका इंग्लिश और इसका हिंदी सेम प्रश्न होते हैं, ट्रांसलेट बस हुआ रहता है, पैराग्राफ चेंज होते हैं, पेडागॉजी सेम होता है। अब तक का अनुभव आप लोगों ने किया होगा अगर C-टेट में बैठा हूं तो। कभी कभी आप लोगों को टर्म्स समझ ना आए
कि क्या लिखा है इस इंग्लिश में, तो इसके हिंदी पे जा करके इस पैडागॉजी को समझ करके आप बना सकते हो। ठीक है, कभी कभी आप लोगों का हमेशा भी दे ही रहा है, लेकिन आपके पास समय नहीं है क्योंकि आपने जिस भाषा में चुना है उस भाषा का वो सेट हो चुका है, तो ये भी गलती होती है। तो सेकेंड लैंग्वेज या द्वितीय भाषा, अभी भाषा में तो आएंगे, ये बिल्कुल ध्यान रखें। कभी कभी ये भी चीजें आप पढ़ रहे हो पेपर बनाने नहीं आ रहा, गड़बड़ करके आ गए तो फिर मुश्किल है। सेकेंड भाषा कुछ भी हो सकता है, जो भाषा आपने चुना है। उसके बाद तृतीय भाषा की बात है, तृतीय भाषा के रूप में आपने संस्कृत वगैरह ले सकते हैं। चलिए, ये वाला जो आएगा पाठ्यक्रम और मूल्यांकन, हमने मूल्यांकन में बात किया। मूल्यांकन किससे हो रहा है अब? फर्क, फर्क का फुल फॉर्म हमने देखा है। उसके बाद किसी के हिसाब से हमारे यहाँ पर एनसीईआरटी है, किसी के हिसाब से सीबीएसई काम करेगी, एनईपी के हिसाब से, एनईपी के हिसाब से परख मूल्यांकन होगा, सेमेस्टर सिस्टम होगा, मल्टी जो हम लोग क्या बोलते हैं मल्टीपल चॉइस एमसीक्यूज ये होगा। ये सभी में आपको सुधार आगे आने वाले समय में मिलेगा, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। परख भी शामिल है, परख को लेकर के हमने पढ़ाई कर लिया है। परख का ये जो कॉन्सेप्ट है इसको बिल्कुल लिखिए तीनों को। फर्क में एक चीज जो हम लोगों ने चर्चा किया था, आउट ऑफ द बॉक्स जो थिंकिंग है ना। मौसम थोड़ा सा बिगड़ रहा है, थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा जल्दी से। नवाचार एवं आउट ऑफ द बॉक्स, ये बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स जो शब्द है दिमाग में बैठा लीजिए। आउट ऑफ द बॉक्स सोच क्या होता है कि कोई भी अगर आपको कुछ काम या टास्क मिलता है, उस टास्क की पूरा करने के तरीके हैं, किस हिसाब से आप काम को करते हैं, लेकिन उस काम करने के तरीकों में आपके खुद के अंदर नया तरीका आ जाता है। बॉक्स के अंदर सुझाव है, तो सुझाव के अलावा आपके पास और नया सुझाव आ जाता है। ऐसा सोच आपके अंदर जो क्या कहलाएगा, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कहलाएगा, है ना। नया सोच, क्रिएटिविटी, इसलिए लिखा गया है ना, आपका क्या होना चाहिए कॉन्सेप्ट, इनोवेटिव और क्रिएटिविटी दोनों होने चाहिए साथ साथ। आउट ऑफ द बॉक्स इसका है। इस पर भी हमने बात किया है, शिक्षा व्यवस्था में सुधार क्या होगा। पढ़ाई लिखाई में आने वाले समय में कई बार बीच में हल्ला होता रहता है। हल्ला का यही मतलब है कि 2030 तक आपके लिए बीएड जो होगा बच्चों को पढ़ाने लिखाने का, तो आप लोग तो बच गए हो, कर लिए हो क्या? नहीं किए होंगे तो कर लीजिए। अभी 4 वर्षीय न्यूनतम डिग्री योग्यता, 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा। इसका यह मतलब है कि आप अगर इसको करते हो, पढ़ाई करते हो, किस मामले में, बीएड के मामले में, जो पायलट के तौर पे बहुत सारे स्टेट लागू कर दिया है, पढ़ाई भी हो रहा है। एकीकृत पाठ्यक्रम का मतलब है आपका जो ग्रेजुएशन है वो भी पूरा होगा बीएड के साथ, है ना। इनके द्वारा किया जा रहा है, क्या यही कर रहे हैं ना, है ना। इसी को कहा जाता है एकीकृत बीएड। जो आपका शब्द आता है बीएससी बीएड बोलते हैं क्या, या फिर हम लोग बोल देते हैं बीए बीएड। इसका मतलब ही है कि 4 वर्ष का ये होना है। कितने वर्ष का है अभी? 4 वर्ष सही है। कुछ मामलों में ही हमारे यहाँ पे कॉलेजेस अभी चल रहे हैं, कुछ समय बाद ये पूरा का पूरा एक क्या होगा, एजुकेशन का ही होगा। और इस पर आप लोग फिर पीजी करेंगे तो फिर सीधा फिर
प्रोफेसर का भी आपको मौका मिल सकता है। उच्च शिक्षा के लिए बिल्कुल मैंने भी बताया कि क्या क्या होगा। आप अगर कॉलेज करना चाहते हैं और कॉलेज करने के बाद 1 साल 2 साल 3 साल का मूल कॉलेज होता है, पढ़ाई लिखाई करने के बाद आप छोड़ देते हो, 1 साल पढ़ने के बाद छोड़ते हो तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है और बहुत सारे ऐसे जॉब होंगे जो सर्टिफिकेट बेस पे आपको नौकरी देगा। तो फर्स्ट ईयर करने के बाद भी आप नौकरी कर सकते हो। 2 साल पढ़ने के बाद अगर पढ़ाई छोड़ देते हो तो आपको डिप्लोमा का एडवांस डिप्लोमा मिलेगा, उस पर भी आप कुछ क्षेत्र पे सर्विस ले सकते हो। उसके बाद 3 साल का आपका कोर्स पूरा होता है तो डिग्री कंप्लीट, और 4 साल के बाद अगर होता है तो रिसर्च बेस पर आपका 3 और 4 साल के होंगे स्नातक। तो ये चीजें होंगे। ABC इसको भी पूछा जा चुका है। ABCID सुने होंगे, सबके पास है अभी, अगर कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे होंगे तो ABCID होगा। ABC के बाद एक और होता है अपार आईडी, किसी के पास है अपार आईडी? अपार आईडी भी अब जो 11वीं 12वीं तक भी पढ़े होंगे अभी पिछले 3 सालों में, तो सबका अपार आईडी होगा। अभी तो कोई अभी 12वीं तो अभी 3-4 साल पहले कोई नहीं किए होंगे ना, सब अभी जो है। तो अपार आईडी किसी के पास नहीं है, लेकिन कॉलेज में एडमिशन लोगे आप तो आपका क्या होगा, एक यही एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है, एक ऐसा अंक होगा ABCID। जैसे ही आप क्या करते हो, ABCID बनाते हो, आप जिस संस्थान में जो एडमिशन लेते हो, वो केवल आईडी डालने के बाद आपकी समस्त अंकों की जानकारी वहां पर पहुंच जाएगी। आपने क्या क्या कोर्स किया है ABCID के तहत, कितना परसेंट था, क्या आपने डिग्री में क्या लाया है, ग्रेडिंग सिस्टम है तो ग्रेड लाया है, परसेंट सिस्टम है तो परसेंट लाया है। इसी को हम लोग समझने के लिए फिर ABCID किया गया है। सबसे लास्ट में चीज क्या है, जो एमफिल होता था उसको क्या कर दिया गया है? एमफिल का फुल फॉर्म क्या है? PhD सुने हैं? अब फुल फॉर्म बता PhD का। ऐसा लिखा जाता है PhD को ना, कौन बताएगा? लक्की बताएगा। PhD का फुल फॉर्म एमफिल का मास्टर ऑफ फिलॉसफी हो गया। हर व्यक्ति PhD करता है, शोध करता है, रिसर्च करता है ना। तो एक कोर्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं PhD, और ये कोर्स जो व्यक्ति पूरा करता है शोध पूरा करने के बाद, तो उनको किसकी उपाधि मिलती है? वो किस प्रकार का डॉक्टर हो जाता है? छोटे मोटे गोली देने वाले, छोटे छोटे इंजेक्शन लगाने वाले का अधिकार मिल जाता है उनको। ऐसा डॉक्टर है क्या वो? आप तो सभी लोग लिख देते हैं ER, अपने नाम के पहले ER लिख रहे हैं, तो ये पता चल जाता है कि वो क्या है, सोशल मीडिया नामकरण है ये। आप अपने नाम में लिखोगे फॉर्म जमा कर शिक्षक भर्ती में लिख देना ER ऐसे, तो आपको फिर ER का मतलब होता है इंजीनियर, कई लोग TR लिखते हैं, इसका मतलब होता है आप टीचर हैं। वैसे ही DR का मतलब होता है डॉक्टर। तो ये डॉक्टर का मतलब होता है, PhD का मतलब होता है फिलॉसफी ऑफ डॉक्टरेट, ठीक है। PH का कई लोग इसको बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है ये। PH एक साथ फिलॉसफी होता है, इसका मतलब, और डॉक्टरेट जो भी आप रिसर्च कर रहे हो उस पर आपने क्या किया है, फिलॉसफी, आप पूरे दर्शन को समझा है, उनका उनके बारे में सीखा है, तब आपको जाकर के किसकी उपाधि मिलेगी? डॉक्टरेट की। आपका खुद का एक क्या है, दर्शन है इस पर, यही बोला ना, आपका खुद का एक शोध होता है और खुद एक नया शोध करोगे तब आपको PhD का जो होता है मूल उपाधि मिलता है। इसी कारण से कोई भी व्यक्ति अगर इसको प्राप्त कर लेता है तो जीवन पर्यंत आपके नाम के सामने में वो क्या लगाता है? डॉक्टरेट। तो जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति डॉक्टर लिखता हो, तो ये डॉक्टर लिखता हो इसका मतलब वो दवाई वाला डॉक्टर हो, ऐसा नहीं। आप सब भी डॉक्टरेट लिख सकते हो आर्ट्स पढ़ने के बाद। आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी जो सब्जेक्ट है उस पर आपको पूरा दर्शन पढ़ना पड़ेगा, उसका नया शोध करना पड़ेगा, तब आप, और ये किसी के माध्यम से होता है जो किए रहते हैं उसके हिसाब से मिलता है। आप लोग पेपर भी दे सकते हो PhD का, PhD के लिए एग्जाम होता है, तब आप PhD कर सकते हो, उस पर क्वालिफाई होंगे तो।
या फिर नेट वगैरह करते हो तो नेट सेट में आप मार्क्स लाते हो तो आपका पीएचडी के लिए क्वालिफाई हो सकते हो, और उसमें क्वालिफाई हो गए तो सीधा पीएचडी, आपको कोई भी एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत बड़ी उपाधि भी है कि आपको पीएचडी के लिए भी क्वालिफाई होना है तो अच्छे अंक लाने पड़ते हैं। ठीक, ये हो गया इसका। साल 2035 में उच्च शिक्षा ग्रॉस इन्वॉल्वमेंट रेशियो, ये आप लोगों को शब्द ध्यान देना है, ग्रॉस। ये क्या मतलब होता है? सकल नामांकन अनुपात बोलते हैं। इसका ये मतलब है कि आज के समय में 12वीं पढ़ने के बाद बहुत सारे ऐसे बच्चे होते थे जो उच्च शिक्षा नहीं लेते थे, और ये अनुपात 20 से 15% से तक होता था। इसी को बढ़ा करके कितना करना है? कम से कम 12वीं पढ़ने के बाद आधे बच्चे तो कॉलेज करें, ये टारगेट नई शिक्षा नीति में रखा गया है। कब तक? 2035 तक। आप लोगों को, आप लोग पढ़ाई, आपके इलाके में बहुत लोग 12वीं के बाद कॉलेज करते होंगे तो आप लोगों को लगता हो कि रेशियो ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा आप आउटर क्षेत्र में जाइए, सब के सब 10वीं के बाद भी छोड़ देते थे। अभी तो थोड़ा सा कुछ सालों में अच्छा बढ़ा है कि लोग पढ़ते हैं, नहीं तो 10वीं फेल हुए एक बार पढ़ाई छूट गया, 12वीं फेल हुए तो छूट गया, या 12वीं पढ़कर भी छोड़ देते थे, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। 12वीं पढ़कर पढ़ाई छोड़ दिया, नहीं पढ़ा। 3 से 4 साल के ग्रेजुएशन के दौरान स्टूडेंट, यही है जो अभी मैंने बात किया, सर्टिफिकेट, एडवांस डिप्लोमा, डिग्री और रिसर्च सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक, ये उच्च शिक्षा में जब आ जाए एग्जाम में तो आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। ये है आप लोगों का नई शिक्षा नीति। अभी के समय में नई शिक्षा नीति में इस 5 सालों में ये जो आपका पीडीएफ है, ये जब नई शिक्षा नीति को लॉन्च किया गया था उस समय जो बातें कही गई थी वो, अब इसमें इतने सारे चेंजेस या बदलाव हो चुके हैं कि हम पूरे सिस्टम में, क्योंकि समय समय में जो जो चीजें हमको फेस करना पड़ा उसको हमने सुधार सुधार कर काम किया है। जैसे भाषा को लेकर, है ना, उसके बाद व्यवस्था को लेकर, ये सब में हमने बदलाव किया है। चलिए अब थोड़ा सा विषय बदलते हैं। लिख रहे हैं क्या इसको? और आप लोगों को थोड़ा सा बनाना है फिर मैथ्स। जब तक विद्युत साथ दे रहा है तब तक आप लोग देख लीजिए। आज कौन से टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे? घन। सरल टॉपिक है, और सरल टॉपिक से ज्यादा इससे बड़े बड़े प्रश्न आ रहे हैं। टॉपिक सरल है, एक दो सूत्र हैं, लेकिन आपके प्रश्न जो बन रहे हैं वो बहुत अलग तरीके से बन रहे हैं। तो घन को लेकर के आप लोग, ये आप लोगों के असिस्टेंट टीचर से लेकर टीचर सभी में ये प्रश्न आएंगे। अभी तक हमने जो कॉन्सेप्ट लिया है, वर्ग पढ़ा, आयत देखा, वृत्त देखा, चतुर्भुज के सभी प्रकार देखे, उसमें एक चीज कॉमन था कि उसमें जो प्रश्न बनेंगे या फिर उसका जो कॉन्सेप्ट था वो था 2D कॉन्सेप्ट, अर्थात जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई हो, वो क्या कहलाता है? 2 डायमेंशन, दो क्षेत्र हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं, जब किसी भी आकृति की, इसमें देखिए इसमें ऑलरेडी मेंशन्ड है, जब हम 2D को टच करते हैं तो ऐसे स्टेप देता है जो 2D का कॉन्सेप्ट है, और जैसे ही हम लोग 3D को टच करते हैं तो फिर ये आ जाता है आपके कॉन्सेप्ट में। ये हम बात करेंगे क्यूब की, और क्यूब को हम लोग बोलते हैं एक ऐसी आकृति, ठीक, एक ऐसा संरचना जो 3 ओर से क्या हो, घिरा हुआ हो। और आप थोड़ा इमेजिन करिएगा कुछ ऐसे बॉक्स का जिसकी लंबाई भी होगी, ये लंबाई मान लेते हैं, यहां से यहां तक की इसकी लंबाई मान लेते हैं, यहां से यहां तक इसकी चौड़ाई मान लेते हैं, और नीचे से ऊपर तक इसकी ऊंचाई मान लेते हैं। ऐसा कोई बॉक्स जिसकी लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, और हो सकता है वो ठोस हो या खोखला भी हो, है ना। पानी टंकी देखे हैं, खेतों में ट्यूबवेल वगैरह रहता है और पानी टंकी बनाया रहता है, तो क्या होता है, वो बीच का भाग खाली रहता है जिसमें पानी भर सकते हैं। घन, ठोस घन भी होता है,
ठोस घन के भी प्रश्न बनेंगे। तो जब हम लोग घन की बात करेंगे तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होंगे बराबर। तीनों क्या हो जाएंगे? बराबर होंगे। और जब बराबर होंगे तो एक मान देने के बाद आप तीनों का मान आप क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। घन जिसमें क्या होता है? लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों में होती है। तथा तीनों का जो मान होगा समान हो। इसको किससे दर्शाएंगे? ए से। ए का मतलब होगा कोई एक भुजा। अब आप लोग बताएंगे भुजा का मतलब होगा इसमें कितनी भुजाएं हैं, एक घन में कितनी भुजाएं होती हैं, कितने कोर होते हैं, ये तो भी पूछा गया है ना। है? भुजा मतलब हो गया ए। तो जब हम इनका, अब देखिए क्षेत्रफल होगा क्या इसमें? जिसमें 2D होते थे, जिसमें लंबाई और चौड़ाई होते थे, उसके लिए हमने उपयोग किया था क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल में हमेशा मानक इकाई होता था उसका वर्ग। जो यूनिट है वर्ग है, तो सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर इसमें। अब इसमें लंबाई का गुना, चौड़ाई का गुना और ऊंचाई का गुना होता है, तो इसके लिए एक शब्द आता है, एक आयतन, वॉल्यूम। आयतन का मतलब होगा हम लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को क्या करें? आपस में गुना करें। अर्थात ए ए ए जिसको हम लोग बोल सकते हैं फाइनली, अगर क्या कर दिया जाए, एक ही घात में 3 लिख दिया जाए तो किसी भी घन के आयतन को हम लोग निकाल सकते हैं, घन के आयतन का मान पता कर सकते हैं। हो गया? घन को थोड़ा सा बेसिक इसलिए समझना जरूरी है। आप लोगों को ये दिख रहा है, ये जो लाइन है ये अपने आप में एक एक भुजा है, एक एक भुजा है, एक एक भुजा। ये पीछे भी थोड़ा डॉट दिख रहा होगा, वो अपने में भुजा है। तो एक घन में कोर पूछा जाता है, शीर्ष पूछा जाता है, और फलक की संख्या। ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा। कोर किसको बोलेंगे? कोर का मतलब कोना, ये कोना हो गया, ये कोर, ये कोर। कितने कोर, कितने शीर्ष, कितने फलक, जल्दी बताएंगे। 10 कोरों की संख्या हो गई। हाँ। फलक किसको बोलेंगे? मान के चलो एक पुस्तक है, इसको देख लीजिए, एक एक प्रकार का हालांकि घनाभ है ये ऊपर का क्या कहलाएगा? फलक। ये भी क्या कहलाएगा? फलक। ये भी क्या कहलाएगा? फलक। मतलब ढक्कन को हम लोग फलक बोल सकते हैं, इसके आधार को ऐसे। ये इसका क्या है? फलक हो गया। कितने कोने हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो घन में जितने कोने, घनाभ में उतने कोने। उसके बाद एक होता है शीर्ष। ठीक, शीर्षों की संख्या। शीर्ष मतलब भी, शीर्ष का मतलब हो गया, ये एक शीर्ष हो गया, ये दूसरा शीर्ष। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जहां पर क्या होंगे? कनेक्ट होंगे। जो विकर्ण खींचा जाता है
हमेशा शीर्ष से खींचा जाता है, ये भी आप लोगों को पता होगा। थोड़ा थोड़ा हमने इसलिए शब्दों पर या वाक्य पर ध्यान दिया था उस समय। इसका फोन आया है, क्योंकि पूछा जा सकता है तो इसलिए लिख सकते हैं। फिर सूत्र पे जाएंगे। लाइन कितने काउंट करिए। कोरों की संख्या होगी, लाइनों की संख्या होगी 12। ठीक, 12 कोर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद इधर करें तो 4, फिर 9 10 11 12। हम जब इसको दो तरीके से आप लोग बना सकते हैं। ये तो आप लोगों को इसी रूप में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। पहले के समय में लोग या टीचर्स घन कैसे बनाते थे पता है ना? 2 वर्ग बनाना है, ठीक है, सबसे आसान तरीका होता था 2 वर्ग बनाना है। लेकिन ये पहला वर्ग हो गया, इसके बीच से यहां से लाइन खींचो, यहां से लाइन खींचो ऐसे। उसके बाद इन किनारों को क्या किया जाता था? कनेक्ट कराया जाता था। उसके बाद आप थोड़ा सा अपने नजरों को घुमाए तो 3D वो महसूस होगा आप देखने में। ऐसे ऐसे करके थोड़ा देख लो, 3D टाइप का लगना चाहिए, है ना? तो इससे अच्छा है हम लोग आर्टिफिशियल ले लिए हैं। शीर्ष कितने होंगे? और कोर, कोर 12 हो गए, शीर्ष हो गया 8, शीर्ष और 6 फलक। इसको कहते हैं फेस। शीर्ष का मतलब हो गया कॉर्नर, कोर का मतलब हो गया कोर। घन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को बहुत सारे प्रश्नों को लेकर के काम आएगा। जैसे मैंने बात किया, एक रूम है ये। अब आप रूम की बात कर सकते हैं। रूम में टाइल्स लगा हुआ है, इसका हम लोग बोल सकते हैं एक दीवार है, इसको हम लोग समझ सकते हैं। और एक इस पर छत बना हुआ है। एक छत यहां से लेकर के यहां तक का जो दूरी है हम लोग लंबाई बोल सकते हैं। यहां से यहां तक की दूरी चौड़ाई बोल सकते हैं। और नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे का हम लोग ऊंचाई बोल सकते हैं। जिस आकृति की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो, तीनों बराबर हो, 10 फीट 10 फीट 10 फीट, फीट में अगर बोले तो 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो आकृति है घन आकार की आकृति है। ठीक है, तो जब आकृति को पूछा जाता है कि उस आकृति, एक ऐसा घन आकार का कमरा है जिसकी भुजा 10 मीटर है। ठीक है, अगर ए बराबर कितना मीटर है? 10 मीटर है। तो हम उसका आयतन निकालते हैं। तो आयतन का मतलब, जैसे क्षेत्रफल पढ़ रहे थे, तो आयतन का मतलब होगा ये पूरा का पूरा यहां से लेकर के यहां तक हम पैक भर देंगे तो उसका आयतन कहलाएगा। पानी टंकी में अगर हम लोग पूछा जाएगा, एक पानी टंकी का जो एक भुजा है या लंबाई, एक घन आकार की टंकी है, इमेजिन करिए किसी भी टंकी को जिसकी लंबाई 10 मीटर है, चौड़ाई 10 मीटर है, ऊंचाई 10 मीटर है, उसमें कितना पानी भर सकते हैं? बस यही प्रश्न है। तो पानी भर सकते मतलब जब तक उसको पैक नहीं करोगे तब तक वो उसका वॉल्यूम सेट नहीं होगा। पूरा पानी भरना मतलब उसका आयतन कहलाएगा। तो आयतन निकालने के लिए जितना लंबाई दिया है, जितना चौड़ाई दिया है, जितना ऊंचाई दिया है, इसको क्या करेंगे? गुना कर देंगे। 10 दहम 100, 100 दहम 1000। मीटर कितनी बार आया? 1 2 3। तो मीटर लिख के घात में 3 लगाना है। आयतन निकालने के लिए हमेशा क्यूब का उपयोग करेंगे। घात में 3 लगाते हैं तो आयतन होता है। क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमेशा क्या होगा? वर्ग होता है, क्योंकि उसमें लंबाई और चौड़ाई बस का गुना होता था। तो ये कॉन्सेप्ट समझ गए। अब आयतन मतलब पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। और एक शब्द आता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसी भी आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल का तात्पर्य क्या होगा? अभी हमने फेस देखा, फेस किसको बोलेंगे? उनके, ये कमरा है, कमरे के पीछे आपको इस कमरे को, या एक घन आकार का एक कमरा है और वो पूरा खुला हुआ है सभी तरफ से, एक ही कमरा बना हुआ है किसी खेत में। ठीक, समझिए। और वो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर है।
अब आपको उसमें क्या लगाना है, चूना लगाना है, पेंट लगाना है, ठीक, पेंट लगाना है। और ये भी बोल दिया गया है कि जो बना हुआ है वो ऐसा खड़ा हुआ है, नीचे भी उसके लिए पेंट लगाने के लिए जगह है, ठीक है। जमीन में होगा तो नीचे वाला हिस्सा नहीं लग पाएगा, इमेजिन कर रहे हो आप लोग। दीवाल के बाहर दीवाल को आपको रंगना है, तो आप लोग क्या करें इसके लिए, फिर अब समझ में क्या आ रहा है, बाहर की आकृति को नापेंगे और कितना पेंट लगेगा, कितने क्षेत्र को पुताई करना है, ये आपके दिमाग में आएगा। तो वही होता है पृष्ठ, मतलब होता है पिछला, पीछे, और उसके पूरे एरिया को माप करके आप नाप निकालते हो, आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। जब हम लोग किसी घन आकार या घनाभ आकार के अंदर कितना चीज आ सकता है इसका नाप करेंगे तो आयतन होगा, बाहर के चारों ओर का क्षेत्र क्या कहलाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। किसी भी आकृति के अंदर के शीर्ष से लेकर दूसरे शीर्ष तक खींची जाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है। 3 शब्द हैं। तो इसमें अगर मैं बोल दूं कि ये पहले वाले भुजा, ये इस फलक पे एक कलर पोतना है, यहाँ पे कलर लगाना है, नीचे भी कलर लगाना है, इधर भी कलर लगाना है, इधर भी कलर लगाना है, और इसके पीछे भी कलर लगाना है, ठीक। तो आप इसके लिए बहुत अच्छे प्रश्न आते हैं। आपको दे दिया गया है घन आकार जिसकी एक भुजा 5 मीटर है, 6 मीटर है, बता दिया गया है, और प्रत्येक मीटर में आपको 3 रुपया का पैसे का खर्चा लगेगा। तो आपको कितना रुपया इसको पुताई के लिए करना पड़ेगा, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बैठेगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे, क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे। ये घन के लिए भी काम आएगा, घनाभ के लिए भी काम आएगा, शंकु के लिए भी काम आता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है किसी भी घन का, ठीक। अगर हम पोताई के दौरान, अभी पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है, ये नीचे के हिस्से को भी हम लोग क्या करते हैं, उपयोग में लेते हैं। तो उसके लिए एक शब्द आता है, पूरा हिस्सा ले रहे हैं तो हम लोग घन का संपूर्ण पृष्ठ, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ समय समय में उपयोग करना होगा ना। एक खेत में अगर बोल दिया गया है जमीन पे एक दीवार है, तो घर बना हुआ है, पोतेंगे तो एक क्षेत्र छूटेगा, नीचे छूटेगा ना भाई, यहाँ तो नहीं कर सकते, उसके लिए हम लोग इसका उपयोग करेंगे। जब ये भी बोला जाता है कि हम किसी दूसरे आकृति को, एक घन प्रकार का एक क्या है बॉक्स है, उसको रंगना है, तो संपूर्ण पृष्ठ होगा तो ये हो जाएगा 6a का वर्ग, 6 फलक सबको रंगना है लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से। ये इसमें एक फलक छूट जाएगा तो इस हिसाब से, एक फलक मतलब 2 फलक के हिस्से छूटेंगे, उस हिसाब से 4a का वर्ग। सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है इसी 6a का वर्ग को, संपूर्ण पृष्ठ ही हमेशा पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे। विकर्ण का भी लिख लीजिए, विकर्ण होता है क्या इसमें, घन का विकर्ण। विकर्ण का कॉन्सेप्ट है कि हम क्या करेंगे, एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष तक एक ऐसी रेखा खींचते हैं जो निश्चित रूप से किसी भी भुजा की लंबाई से हमेशा वो ज्यादा ही होगी, ठीक है। विकर्ण होता है √3 इंटू ए, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कर्णी 3 के साथ जो भी प्रश्न में भुजा का मान दिया रहेगा इसका हम लोगों को उपयोग करना होगा। तीनों आकृतियां समान है, इसलिए आप लोगों के लिए बहुत आसान है घन का प्रश्न बनाना। घनाभ में आएंगे तो तीनों आकृतियां क्या होंगी, अलग अलग हो जाएंगी, लंबाई अलग, चौड़ाई अलग, ऊंचाई अलग, ये घनाभ है, ये ऐसे, ठीक। ये घनाभ है जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब अलग होगा, ये घन है सभी बराबर होंगे। इसलिए आप एक प्रश्न लिखें ताकि आप कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ सकें। एक घन की भुजा की लंबाई
12 मीटर है तो घन का आयतन संपूर्ण पृष्ठ तथा विकर्ण का मान बताइए। सूत्र का उपयोग करके सीधा निकालिए, कोई आपको कॉन्सेप्चुअल चीज नहीं है। फैक्ट प्रश्न होंगे इसमें, फैक्ट में फिर आप आकृति देख लीजिए शेप क्या हमको करना होगा। ए बराबर है 12 मीटर। ए को हमने माना है साइड, साइड मतलब भुजा। आप लोग पहले कैसे बनाते थे घन नहीं पता, ये सरल विधि है, कई तरीके से बनता है ना, वर्ग के बाद लाइन खींच करके भी आप बना सकते हो। जितने बार भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप लोग उतने बार सूत्र लिखना है, तभी याद होगा आपको सूत्र। और सूत्र को याद नहीं करना है, सूत्र को समझना है। आयतन बोला जाएगा जब भी तो तीनों का गुणा होता है हमेशा। पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जाएगा तो उसके फलकों के हिसाब से उसका सूत्र होता है। विकर्ण बोला जाएगा तो एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष के बीच उसकी लंबाई। बता देंगे जल्दी से, आ गया होगा। आ गया है तो अगला प्रश्न देता हूं मैं। अभी और दे रहा हूं प्रश्न, फिर दोनों में आऊंगा। एक घन का विकर्ण कितना है? √12 सेंटीमीटर है। तब उसका आयतन क्या होगा? ये आप पहले कोई प्रश्न को बनाएंगे तो उसके बाद का प्रश्न है। अभी इसमें आते हैं आप लोग। ये बन गया क्या पहला वाला? इसमें इसमें तीनों निकालने थे ना। आयतन कितना आया है? 1728। आयतन का मतलब होगा a√3। तो हमने क्या किया है, 12 को 3 बार गुना किया, तो 12 का 12 बार गुना करेंगे तो 144 होता है, 144। 144 का आप लोगों को घन के लिए क्यूब याद करना पड़ेगा और क्यूब रूट, है ना, किसका किसका वर्ग होता है, किसका स्क्वायर होता है। बिल्कुल। कितने तक का याद करके आएंगे आप लोग? 25 तक का वर्गमूल और 15 तक का घनमूल। 20 तक का किया जाता है क्योंकि 12, 15, 17 इसका ना खासकर होता है। तो ये हो गया 1728 है क्या, क्योंकि ये मीटर में है तो मीटर लिखेंगे और हाथ में 3। ये हो गया आयतन। दूसरा है क्या? संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ का हो गया 6a का वर्ग। ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे वर्ग लगा हुआ है तो क्षेत्रफल है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखा जाता है ना। क्षेत्रफल कभी भी घात में नहीं आएगा 3 में, वो कितने में आएगा? वर्ग में आएगा। तो यहाँ पर हो गया 6 का गुणा 12 के वर्ग से, यही तो बात है ना। 12 का वर्ग हो गया 144। तो हो गया, बता देंगे, 8480 864 मीटर है तो मीटर में वर्ग
अब विकर्ण का मतलब हो गया कि उसके बीच में जो विकर्ण निकालना हो √3 इंटू ए, √3 इंटू 12, 12 को बाहर निकाल दे, सीधा बात, तो 12 √3 आ गया सीधा सीधा। ये हो गया इसका। अगला जो प्रश्न था ये क्या कहता है, विकर्ण का सूत्र लिखिए, उसके बाद सॉल्व करके बताइए क्या हो रहा है प्रश्न में। 8000। क्वेश्चन पहले लिख लीजिए, साफ सुथरा लिखिए, फाइनल नोट्स टाइप का होना चाहिए, बाद में आप देखें तो और घर में रफ काम का नहीं है मतलब। चलिए जल्दी जल्दी बताइए, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा बड़े प्रश्नों पे चलते हैं। ये रिपीटेशन में नहीं दूंगा कि आप फिर से घन निकालिए घन निकालिए घन निकालिए। घन का विकर्ण क्या होता है, किसी भी घन में क्या हो, हम ऐसा बना सकते हैं, अगर किसी भी घन में क्या खींची गई हो, एक विकर्ण मान लेते हैं खींची गई हो, तो ये हो गया √3 गुना भुजा। असल में भुजा है क्या, हमने जो आगे देखा प्रश्न में, निकालना है आयतन, और आयतन के लिए आवश्यक है किसका मान ज्ञात करना, भुजा का मान। किसके सहारे निकलेगा ये, विकर्ण के सहारे। विकर्ण दे दिया है वर्गमूल 12, ये वर्गमूल 3, ये हो गया भुजा। दोनों वर्गमूल में है तो हम आसानी से इसको हम लोग भाग दे सकते हैं, 3 एकम 3 और 3 चौक 12। भुजा का मान हो गया 4। कैसे दो आएगा, 4 गुना 3, वो कटेगा ना करनी का, करनी करनी कटेगा क्या, करनी आएगा तब ये भुजा का मान √4 है। इसको लिखिए, 3 एकम 3, 3 चौक 12, बचा क्या है अभी भी, ये आपस में यूनिट तो वही रहेगा ना, यहीं पे बिल्कुल ध्यान देना है। आप लोगों का आंसर 64 भी आ सकता था, ऑप्शन में भी है। ये कभी कभी क्या होता है, जो यूनिट ऐसे, ये बात ऐसा ही है जैसे ये लिखा हुआ है ना, तो आप क्या करेंगे, 3 एकम 3, 3 चौक 12, ये तो कट गया 4 बार में, है ना, लेकिन ये बचा है √4 और ये बचा है √1, ये ऐसा बचा हुआ है, तो फिर से ये भाग जाएगा। तो आप इसको ऐसा लिखें, चाहे आप इसको √4 ही लिखें, क्योंकि दोनों यूनिट बराबर बराबर से विभाजित हो रहा है। हम इसको ये बोल सकते थे दोनों वर्गों पे √2 का √2 का गुना करने पर जैसा भी करे, बाद में अनुपातिक रूप से ये इतना ही मान आना है। तो फाइनली वर्गमूल 4 में भुजा का मान हो जाएगा 2। जब भुजा का मान 2 है अर्थात ए का मान 2 है, तो आपका वॉल्यूम निकालना होगा। तो आयतन के लिए हमने क्या देखा है, जो भुजा है उसकी घात में 3 या फिर ए की घात में 3, 2 की घात में 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ये ऐसा प्रश्न है, एक के सहारे एक का निकालना है। पहली बात, घन के मामले में भी एक चीज ध्यान रखेंगे, बिल्कुल आपको ज्ञात क्या करना है पहले खोजेंगे, ठीक। इसमें ज्ञात क्या करना है, आयतन के ज्ञात करने के लिए क्या जरूरी है, भुजा।
अब देखिए भुजा का मान दिया है, क्या दूसरा काम होना चाहिए, नहीं दिया है, लेकिन आपको एक हिंट दे दिया है, एक सूत्र दिया है और सूत्र के साथ उसका मान दिया है, जिसमें आप भुजा का मान निकालते हैं। ठीक, उसका सहारा लेना है, वहां से आपको भुजा का मान मिलेगा जिसको आप लोग गुना करेंगे। चलिए एक प्रश्न जिसको आप लोग आसानी से बना सकते हैं। किसी घन का किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 216 वर्ग मीटर है। तो उसका वॉल्यूम आयतन क्या होगा। प्रश्न में कोई बदलाव नहीं, सेम प्रश्न है। आपका कॉन्सेप्ट क्या कहता है, आपको निकालना क्या है, आयतन। आयतन के लिए किसकी आवश्यकता होगी, भुजा की, है ना। अब भुजा किससे प्राप्त किया जा सकता है, संपूर्ण पृष्ठ से। संपूर्ण पृष्ठ में एक ऐसा यूनिट होता है जो ए का मान निकलता है, तो संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होगा 6a²। हाँ हो सकता है, लेकिन यूनिट चेंज हो जाएगा, उसमें वर्ग है, इसमें घन है ना। पहला काम क्या होगा, सबसे पहले हर बार सूत्र लिखना है। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या कहता है, 6a का वर्ग। यहां पर दे दिया गया है 216 उसका मान, और 6a का वर्ग। जब बराबर हो और बराबर बराबर यूनिट हो तो ये आपस में भाग जा सकता है ना। तो आप 6 का पहाड़ा पढ़े, यहाँ पर 6 कम 6, 6 या 18, फिर ये 21 है, मतलब कितना बचा, 36 हो जाएगा। तो 6 छके 36, ए का वर्ग। आप थोड़ा सा कुछ लग रहा होगा, 36 किसी ना किसी का वर्ग है, किसका है, 6 का। तो हम लोग इसको इस रूप में लिखते हैं, 6 का वर्ग और ये ए का वर्ग, वर्ग वर्ग कट गए, भुजा का मान मिल गया ए बराबर 6। निकालना है आपको आयतन। आयतन का सूत्र क्या हो गया, इस ए को कितने बार गुणा करेंगे, 3 बार। तो 6 छके 36, 36 छके 216 घन मीटर। एक के माध्यम से दूसरे सवाल घन और घनाभ में बहुत पूछे जाते हैं, खासकर घन में, क्योंकि उसमें जितने भी सूत्र हैं उसमें एक यूनिट केवल एज कनेक्ट है। घनाभ में क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 चीज होते हैं, तो थोड़ा सा उसका नेचर अलग होता है। चलिए लास्ट प्रश्न आज के लिए ना। एक घन का आयतन 2744 मीटर घन है या घन मीटर है। इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप लोगों को 1 से 9 तक का घन तो मालूम होगा, 1 से 9 तक का घन मालूम है आपको, 1 का घन, 2 का घन, ऐसा है ना। किसी संख्या को 3 बार गुणा करोगे तो उसका घन आता है, और घन मूल मतलब उसका जो घन है उसका छोटा रूप। हाँ आप क्या कर रहे हो, पुराना कॉपी में है क्या देख रहे हैं।
सबसे बड़ा टास्क ये है कि 2744, हाँ यही भी फंसेंगे। घन निकालने का सबसे आसान तरीका बताता हूँ आपको, 9 तक घन याद होना चाहिए ना। जो वैदिक गणित होता है, 1 का घन कितना होता है 1, 2 का घन होता है 3 का होगा 27, 4 का होगा 64, 5 का होगा 125, 6 का होगा 216, 7 का होगा 343, 8 का होगा कितना होगा, अरे 512 होगा, 9 का होगा 729 होता है क्या, 10 का होगा 1000। ऐसा याद होना चाहिए, कम से कम 10 तक होगा, नहीं होगा तो देखिए। अब आपको किसी भी बड़े घन का मान निकालना होगा तो ध्यान से समझिए। आपको यहाँ तक याद हो गया है कम से कम। इसमें एक अच्छा चीज ये होता है कि हम इसके इकाई अंक को देखें तो सब के इकाई अंक में क्या होता है, उल्टा गिनती होता है। 0 9, उल्टा गिनती कहने का मतलब है सबका एक एक अंक होता है, अलग अलग होता है। 2 का आखिरी में क्या होगा 8, 3 का 7, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 3, 8 का 2, 9 का 9, ऐसा होता है। हमको निकालना है 2744 का, किसका है पता करना है। तो 2744 लिखा हुआ है। इकाई अंक को पता करने के लिए देखेंगे किसके इकाई अंक में 4 है, 64, तो इसका इकाई अंक 4 ही होगा। ठीक, घन कितने अंक से मिलकर बनता है 3, तो 1 2 3, 3 अंक को छोड़ना है, बचा कितना अंक 1 अंक। ये जो दिख रहा है किसके घन मूल से कम है या उसके बराबर है, ये अगर 1 का देखें तो 1 है, 2 का देखें तो ये ज्यादा हो गया, ये कम किससे है 1 से, तो ये वाला हो गया 14 का, ये क्या है ये घन है। ठीक है, पहले तो 10 तक याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, उसके बाद आप कितना भी निकालिए। इकाई अंक डिसाइड होता है इसके इकाई अंक से, इकाई अंक डिसाइड होता है इकाई अंक से। हमने 4 देखा, 4 कहाँ आता है, केवल एक ही है, 10 तक में एक ही ऐसा संख्या होगा जिसके इकाई में 1 होता है और किसी में डबल रिपीट नहीं होता है। वर्गमूल में भी ऐसा बनाया जाता है, उसमें रिपीट होता है तो उसके लिए अलग कॉन्सेप्ट है, उसको भी बताऊंगा। हमने 4 आइडेंटिफाई कर लिया कि 4 है इकाई अंक में, लेकिन दहाई अंक क्या होगा, ये 2 अंक का है, ये भी पता कर लेंगे, क्योंकि 3 अंक काटने के बाद हमारे पास एक ऐसा डिजिट बढ़ गया है, ये किसके घनमूल से के बराबर है या किसके घनमूल से छोटा है। तो बराबर तो किसी के नहीं है 2, लेकिन 1 से क्या है, ये 1 के घनमूल से छोटा है, इसलिए 1 आएगा। अगर यहाँ पर 22 रहता, आप बताइए, मान लो 22 रहता, तो 22 रहता तो 27 ज्यादा हो गया, 8, 8 किसका है 2 का, तो ये कितना हो जाता 24। क्योंकि प्रश्न में एग्जैक्ट दिया रहता है, इस कारण से हम ये लॉजिक लगा सकते हैं कि इसका घनमूल है, ये पता करने के लिए। कभी कभी ये 45 लिख दे तो ये काम नहीं करेगा। 7 चालक, यहाँ से हमने घन में 3 अंकों को लेकर काम करना पड़ता है, घात में 3 होता है ना जी, तो 3 अंक को हटा करके बचे अंक पर हम लोग अनुमान लगाएंगे, इसलिए 3 संख्या को हटाएंगे। आप बताइए, अभी आप लोगों ने बनाया है लॉजिक, बताइए, लॉजिक बता देंगे, इसका आप बताएंगे। 8 किस में आएगा, 2 में है, तो इकाई अंक हो गया 2। ये 3 अंक को छोड़कर बचे अंक को अनुमान लगाइए 1। अभी बताया ना 12 का था, सवाल हल किए, पहला प्रश्न 12 का घन। ठीक है, घन मतलब इसका आयतन, तो इसको रहने देता हूं। इसका बताइए क्या हो गया। अब देखिए, आयतन बराबर 2744 हो गया। आयतन मतलब किसी भी भुजा की घात में 3, तो हमको पता चला कि 14 की घात में ये 3 है, तो घात घात आपस में कट गए, भुजा का मान हो गया 14। संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र है 6a का वर्ग, 6 और a का मान हो गया 14, 2 टाइम है तो इसको 2 बार लिख दीजिए। 14 का वर्ग कितना होता है 100,
96 196 6 इंटू 196 आप बता देंगे कि आंसर बोल दीजिए 1176 ये ठीक है, यही आया सब में। अब संपूर्ण पृष्ठ है तो वर्ग मीटर। घन में हम लोग थोड़ा सा बड़े प्रश्न कॉन्सेप्चुअल पढ़ेंगे। बेसिक हो गया, क्लियर हो जाएगा ना, बेसिक है ये, क्योंकि बेसिक प्रश्न हो सकता है सूत्र को मिलाने आ जाए। 3 सूत्र है 4 सूत्र है, इधर आप लोगों को आयतन लिख दे, पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख दे, तो अभी पिछले ही सीजी डेट में आया है, सूत्र ही तो पूछा है आपको, दिए थे क्या सीजी डेट को, सूत्र ही तो पूछा था, मिलान करना था। हम तो सवाल हल कर रहे हैं, हर बार सूत्र लिखेंगे, हर बार। एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2023 और शिक्षा का अधिकार, ये तीनों टॉपिक होगा कल नेक्स्ट क्लास। ये बहुत हो रहा है आप